तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 191 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन का सामना वहां पर एक मास्टर के साथ होता है जो कि वुडैंग सेक्टर से होता है। तो मास्टर कैंग उनका रास्ता ब्लॉक करता है तो हमारा हाजिन वहां पर नीचे उतरकर अपनी पावर्स के साथ उसके एक सबॉर्डिनेट को मार डालता है, जिसे देखकर मास्टर कैंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, ये लड़के की मार्शल आर्ट्स लेवल्स तो बहुत ज्यादा हायर है, यानी कि मेरा तो इसके सामने बचने का कोई चांस ही नहीं है। डिमोनिक सेक्टर के लोगों ने यहाँ पर वाकई में एक मॉन्स्टर को क्रिएट किया है। वहां पर नीचे उतर कर आता और आकर कहता है कि गार्ड मां मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि सर वहां पर रास्ते में वुडैंग सेक्टर का एक एल्डर है जो कि रास्ता ब्लॉक कर रहा है और लगता है कि वो यहाँ पर पुराने एल्डर्स में से कोई एक एल्डर है। तो इसी के साथ ही हमारे जो मास्टर गु होते हैं वो कहते हैं कि अगर वुडैंग सेक्टर से कोई है तो फिर मुझे अपने यंग मास्टर को उसे मारने से रोकना होगा। अगर यंग मास्टर ने उसे मार डाला तो फिर एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वुडैंग सेक्टर की पावर इस वक्त शाओलिन टेंपल के बराबर है। शाओलिन टेंपल पिछले 1000 साल से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टेंपल, एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर वुडैंग सेक्टर से या फिर कौन से सेक्टर से हो, अगर मेरे रास्ते में आओगे तो फिर तुम यहाँ पर मरोगे, इसलिए मैं सिर्फ एक ही बार कहूंगा कि मेरे रास्ते से हटो। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होता है वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है तुम्हारी पावर्स देखने के बाद मुझे इस बात का आइडिया तो हो ही गया है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने तकरीबन 20 सेकंड भी नहीं टिक पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर अपनी सीक्रेट इमॉर्टल्स वाली स्पेशल टेक्निक को यूज करूंगा जो कि वुडैंग सेक्टर के एल्डर्स यूज करते हैं, तो हो सकता है कि मैं 25 सेकंड तक तुम्हारे सामने टिक पाऊं, लेकिन एंड के पर मुझे मरना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर तुम्हें जाने नहीं दे सकता कि मुझे इसी काम के तो यहाँ पर पैसे दिए गए हैं। और साथ ही अपनी तलवार निकालकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा हाजिर उसे कहता है तुम यहाँ पर यह कहना चाहते हो कि तुम अपनी जान गवा दोगे। तो वो कहता है कि हाँ तुम यही समझ सकते हो, जितना बड़ा रिस्क लूंगा उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। और यहाँ पर तुम्हें किसने कह दिया कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे तो फिर तुम भी यहाँ पर बच पाओगे, क्योंकि मेरे पीछे इस वक्त वुडैंग सेक्टर है। अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ फिर चाहे मेरा ताल्लुक वुडैंग सेक्टर के साथ अब रहा है या नहीं रहा, मैं रिटायर हो चुका हूँ या नहीं हो चुका, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर मुझे मार डाला तो फिर वुडैंग सेक्टर जो है वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। और तुमने यहाँ पर जितनी रेपुटेशन क्रिएट की है आसपास के जितने सेक्टर्स हैं, एक बार वुडैंग सेक्टर के लोगों ने बाकी के सेक्टर लीडर से यह बात कह दी कि तुम खराब और तुमने यहाँ पर उनके एल्डर के ऊपर अटैक किया है, तो सभी लोग इस बात को चुपचाप मान लेंगे, क्योंकि वुडैंग सेक्टर इस वक्त शाओलिन टेंपल जितनी पावर रखता है और म्यूरियम में यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के बराबर उसके पास भी पावर है। तो हमारा हाजिर भी यही सोच रहा होता है कि इसकी बात वाकई में सच है और मास्टर गु भी यही सोच रहे होते हैं। अगर वाकई में ये बंदा यहाँ पर मर जाता है तो यंग मास्टर की इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो मास्टर गु से कहता है कि यंग लॉर्ड मुझे लगता है कि हमें यहाँ से पीछे मुड़ जाना चाहिए। तो इसी के साथ ही हाजिर से कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरी इमेज को यहाँ पर कुछ नुकसान पहुंचने वाला है। और साथ ही उसे कहता है कि एल्डर शायद तुम्हें यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जिस कमीने ने यहाँ पर तुम्हें मुझे मारने के लिए पैसे देकर यहाँ पर भेजा मेरा रास्ता रोकने के लिए, उस कमीने ने यहाँ पर बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ है तुम्हें मरवाकर मेरी इमेज को खराब करने का। लेकिन तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा होमवर्क करके आना चाहिए था। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूं जिसे यहाँ पर इमेज के खराब होने से नुकसान पहुंचता है या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ पर तुम्हारे सभी लोगों के ऊपर रूल करने के तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास अपना एक सेक्टर है जिसका मैं यहाँ पर सक्सेसर हूँ, आने वाला डीमन गार्ड हूँ, और मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। और इसी के साथ ही हमारा हाजिर जो होता है अपनी पावर्स को वहां पर रिलीज करता है और बड़ी तेजी के साथ एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। एल्डर भी अपनी तलवार को निकालकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। जैसे ही वो वहां पर अटैक करते हैं तो एक जबरदस्त धमाका होता है। तुम्हारा हाजिर जो होता है उसकी तलवार को बेयर हैंड्स के साथ ही पकड़ लेता है। तो वो उसकी तलवार को वहां पर पकड़ता है और एल्डर इस बात से हैरान हो रहा था, कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी ट्रू की को यूज किया था, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के ने मेरी तलवार को बेयर हैंड्स के साथ ही पकड़ लिया है। आज ये लड़का कितना पावरफुल हो सकता है, और साथ ही वो अपनी तलवार को पीछे नहीं खींच पा रहा होता। तो हाजिन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए था कि तुम्हारा सामना किस क्रेजी डीमन के साथ होने वाला है। मैं डिमोनिक सेक्टर से हूं तो कम से कम तुम्हें इतना तो आइडिया होना ही चाहिए था कि मैं एक मैड मैन हूं, बिल्कुल एक डीमन की तरह, और तुम यहाँ पर से बचकर नहीं जा पाओगे। फिर शायद तुम लोगों का प्लान कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर जितने पैसे मिले थे उसकी कीमत के बदले में अब यहाँ पर तुम्हें अपनी जान गंवानी होगी। और साथ ही हाजिन जो होता है वहां पर डिमोनिक हैंड ऑफ द हेवंस को यूज करते हुए उसकी बॉडी को वहां पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो अपनी डार्क एनर्जी को यूज करता है तो एल्डर की बॉडी वहीं पर से डिस्ट्रॉय हो जाती है, हाक बनकर उड़ जाती है। तो उसको मारने के बाद हमारा हाजिन जो होता है वहां पर मास्टर गो और साथ में हमारे डोंगपिल से कहता है कि जल्दी से जाओ, आसपास जितने भी इसके साथी छुपे हुए हैं सभी को जाकर मार डालो और सभी की डेड बॉडीज को जलाना होगा ताकि कोई भी सबूत ना बचे। और थोड़ी देर के बाद हमारा हाजिन अपने डिमोनिक फायर के साथ उन सभी की डेड बॉडीज को जला देता है और कहता है क्या कोई सबूत तो नहीं बचा? तो वो उसे कहते हैं नहीं यंग मास्टर, कोई सबूत नहीं बचा, हमने हर एक को पकड़ पकड़ कर मार डाला और उसके बाद यहाँ पर ले आए हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फिलहाल के लिए हम लोग सेफ है, क्योंकि इन लोगों की डेड बॉडीज को ढूंढने में उस कमीने डैम सोइयों को काफी ज्यादा समय लगने वाला है, तो वो यहाँ पर इतनी जल्दी तो नहीं पहुंचेगा और तब तक हमें यहाँ पर कुछ और करना होगा। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर इससे आगे क्या करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारे का सारा प्लान तो यहाँ पर डैम सोइयों
सोयोंग ने बनाया है। डैम सोयोंग कमीना इंसान है जिसने यहाँ पर जानबूझकर इस तरह का प्लान बनाया और यहाँ पर उसने जानबूझकर इस शेल्टर को भेजा ताकि वो मेरे हाथ से मरे और उसके बाद वुडेंग सेक्टर के लोग मेरे खिलाफ हो जाएं। इस वक्त हाउ फैक्शन के खिलाफ उसने एक बहुत ही पावरफुल फोर्स को यूज किया होगा जो कि फार्मलेस टेंपल के लोग हो सकते हैं, जो कि इस वक्त असैसिन किंग की जगह के ऊपर उसकी असैसिनेशन टीम है और उस असैसिनेशन टीम को वो हर जगह के ऊपर हर बार यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो स्पेशल असैसिन्स हैं। और हाउ फैक्शन के ऊपर अटैक सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर अपनी बिल से बाहर निकालने के लिए किया गया है ताकि मैं उसके सामने आ जाऊं। उसका मेन मकसद यही था हाउ फैक्शन के ऊपर अटैक करने का, ताकि मैं यहाँ पर बाहर निकलूं और मेरे ऊपर यहाँ पर वो अटैक करवा सके या फिर मुझे यहाँ पर अपना निशाना बना सके। तो मैं यहाँ पर उसकी चाल में बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अपने लोगों से कहता है हम सभी लोग यहाँ पर से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर तैयारी पकड़ो क्योंकि हम लोग यहाँ पर से आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि हाउ फैक्शन के लोगों को मेरी मदद की जरूरत नहीं है। गोंग शाची खुद अपनी मुश्किल से खुद निकल सकता है क्योंकि वो इतना समझदार इंसान है कि मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि जब उसके ऊपर मुश्किल आएगी तो वो खुद वहां पर उस मुश्किल से निकल जाएगा और मुझे नहीं लगता कि उसे यहाँ पर मेरी मदद की जरूरत भी है। तो वो सभी लोग उसे कहते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हम लोग यहाँ पर से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वेस्ट में कौन से सेक्टर में जाएंगे। तुम्हारा हाजिन कहता है वो भी तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। और थोड़ी देर के बाद एक लड़का वहां पर उनके पास एक लेटर लेकर आता है जो कि हाउ फैक्शन से होता है। तो हमारा हाजिर उस लेटर को पढ़ता है और कहता है क्या वाकई में ये बात सच है, मुझे लगा ही था कि वो ऐसा ही कोई काम करेगा। गोंग जैची इस वक्त डैम सोयोंग से मिलने के लिए ह्यूमनली राइट के अलायंस की तरफ जा रहा है जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए संधि हो जाएगी। और साथ ही वो लड़का उसे कहता है जी सर ऐसी बात है। तुम्हारा हाजिर उसे कहता है क्या तुम गोंग जैची के डैम सोयोंग तक पहुंचने से पहले मेरा एक लेटर उस तक पहुंचा सकते हो। तो वो कहता है जी सर मैं वहां पर आपका लेटर पहुंचा दूंगा। तुम्हारा हाजिर उसे कहता है कि उसे कहना कि हम उसकी मदद नहीं कर सकते, यानी कि फिलहाल के लिए मैं उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं जहां पर से किसी दूसरी तरफ जा रहा हूं और उसे जाकर ये मेरा मैसेज सुना देना। तो वो लड़का कहता है जी सर मैं वहां पर जाकर उनको ये मैसेज दे दूंगा। और इसी के साथ हमारा हाजिन अपने साथियों के साथ वेस्ट की तरफ चल पड़ता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट ये स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का दिखाया जाता है जहां पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड जो होते हैं अपनी चेयर पर बैठे होते हैं और उनके सामने उनका जनरल स्ट्रेटजिस्ट होता है और उन्हें सारी बातें बता रहा होता है कि आजकल म्यूरियम में क्या कुछ हो रहा है। और डैम सोयोंग ने यहाँ पर वुडेंग सेक्टर के एल्डर को यूज करने की कोशिश की और दूसरी तरफ से यहाँ पर उसने फार्मलेस टेंपल के कैंग ब्रदर्स को यूज किया हाउ फैक्शन के निशाना बनाने के लिए। तो हमारे जो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड होते हैं उसे कहते हैं कि वो है ये कमीना इंसान, मुझे लगता है कि वो जानबूझकर यहाँ पर सोरियों को निशाना बना रहा है जिसकी वजह से हाउ फैक्शन के ऊपर अटैक किया ताकि वो सामने आ जाएगा। जनरल स्ट्रेटजी उसे कहता है कि हाँ ये वार एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। अब जबकि एक तरफ से बैगर सेक्टर को नुकसान पहुंचा, दूसरी तरफ से हाउ फैक्शन ने ऐलान कर दिया है कि वो 1 साल के लिए अपने दरवाजे बंद कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि अब दोनों के पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन की कमी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ पर डैम सोयोंग के पास एक पावरफुल सीक्रेट इंफॉर्मेशन गैदरिंग यूनिट है जिसका नाम फार्मलेस टेंपल के कैंग ब्रदर्स है। वो इसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करके लाते हैं जिसका मतलब यह है कि उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी और जंग में जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है वही हमेशा जंग को जीतता है। स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहते हैं तो फिर आगे हम लोग क्या करेंगे। तो इसी के साथ जनरल स्ट्रेटजी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जल्दी हमें यहाँ पर कोई ना कोई न्यूज मिलने वाली है। और साथ ही बाहर से एक लड़का आता है और उनसे कहता है कि सर आपके लिए एक बहुत ही अर्जेंट लेटर आया है। तो वो कहता है किसकी तरफ से। तो लड़का उनसे कहता है कि सर इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ कि किसकी तरफ से है, लगता है कि ये मैसेज जो है वो यहाँ पर अननोन पर्सन की तरफ से आपकी तरफ भेजा गया है। तो उस फोर्ट्रेस लॉर्ड जो होता है उस लेटर को अपने हाथ में पकड़ता है, उसे ओपन करके देखते हैं, फिर साथ ही कहते हैं वो क्रेजी डीमन कहीं का वो यहाँ पर एक बहुत ही खास मिशन पर जा रहा है। और साथ ही वो अपने जनरल स्ट्रेटजिस्ट से कहता है कि मैं चाहता हूं कि अगले 5 दिन के अंदर अंदर ये न्यूज पूरे के पूरे जोंगजान में फैल जानी चाहिए, हर किसी के कान तक ये न्यूज जानी चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए। तो वो कहता है क्या हो गया सर, हमें कैसी न्यूज फैलानी है। तो फोर्ट्रेस के लॉर्ड अपने जनरल स्ट्रेटजिस्ट से कहता है कि तुम्हें यह खबर फैलानी है कि हमारा जो यंग मास्टर है यानी कि डिमोनिक सेक्टर का यंग मास्टर शाओलिन टेंपल से फाइट करने के लिए जा रहा है, वो शाओलिन टेंपल को चैलेंज करने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि हमारा हाजिन जो होता है वो अपनी टीम को लेकर वहां पर से शाओलिन टेंपल की तरफ चल पड़ता है। तो क्या वो वहां पर उनसे बात करने के लिए जा रहा है या वाकई में उन्हें चैलेंज करने के लिए जा रहा है, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 192 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो हाजिन होता है उसने वहां पर अनाउंस करवाया था कि वो जाकर शाओलिन टेंपल के ऊपर अटैक करने वाला है। तो इसी वजह से जब रास्ते में वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग उनका रास्ता ब्लॉक करते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर एक सेक्टर के लोग जो होते हैं उनका रास्ता ब्लॉक करते हैं और सभी लोग कहते हैं चलो देखते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के लोग शाओलिन टेंपल को तबाह करने के लिए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चलो ये बात मान ली कि वो ह्यूमनली डीमन पैलेस
का सक्सेसर है, यानी कि वो ही ओनली डिमोनिक सेक्टर का यंग मास्टर। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो शावलिन टेंपल को जाकर तबाह कर सकता है। हम लोग ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? ये बात तो बिल्कुल भी हजम करने लायक नहीं है। तो यहीं पर एक लड़का उनके रास्ते में वहां पर खड़ा होता है और उनकी घोड़ा गाड़ी को रोकता है और उनसे कहता है कि मेरा नाम हान क्योंग है और मैं मार्शल मास्टर हूं जो कि इंडिस्ट्रक्टेबल फिश सेक्टर से हूं। हमारा ताल्लुक भी यहाँ पर शावलिन टेंपल के साथ है, क्योंकि मैं शावलिन टेंपल से स्टडी करके आ चुका हूं, मैं उनका डिसाइपल रह चुका हूं। तो मैं शावलिन टेंपल के नाम पर तुम सभी को रोकना चाहता हूं। अपने लीडर को बाहर निकालो और उसे कहो कि मुझसे आकर बात करे या मुझसे फाइट करे। तो हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि रास्ते से साइड पर हटो। तो वो कहता है नहीं, मैं रास्ते से साइड पर नहीं हटूंगा। मैंने जिसने शावलिन टेंपल से टीचिंग्स लिया वो अपने सेक्टर को तबाह होने कैसे दे सकता है? इसी वजह से चुपचाप यहाँ पर नीचे उतरो, जहाँ पर मुझसे फाइट करो। अगर तुम मुझे हरा पाए तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। तो मिस रीन कहती है कि मुझे लगता है कि ये 10वीं बार है कि किसी ने यहाँ पर हमारा रास्ता रोका है। पता नहीं यहाँ पर ये छोटे मोटे सेक्टर्स को ऐसी क्या पड़ी है कि वो बार बार हमारे रास्ते के बीच में आ रहे हैं और आकर हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम लोग शावलिन टेंपल तक पहुंचे। लगता है कि शावलिन टेंपल के बारे में जो बात कही जाती है कि उनकी हिस्ट्री पिछले 1000 साल से, और जहाँ पर यह भी गलत नहीं है कि मार्शल आर्ट सारी शावलिन टेंपल से ही आई थी। इसी वजह से सभी लोग शावलिन टेंपल को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और सभी लोग यहाँ पर हमें शावलिन टेंपल तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं ताकि हम लोग वहां पर पहुंचकर मुश्किल क्रिएट ना करें। तो मना हाजिन उसे कहता है कि हाँ, क्योंकि इन सभी लोगों ने यहाँ पर वो बातें सुनी हुई है। मैंने यहाँ पर कहा था कि उस अफवाह को फैला दो कि हम लोग शावलिन टेंपल के ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाले हैं। इसी वजह से ये सभी लोग यहाँ पर बीच में आकर हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं और जितने ज्यादा लोग हमारा रास्ता ब्लॉक करेंगे उतना ज्यादा ये बात कंफर्म हो जाएगी कि अगर हमने शावलिन टेंपल को अपने साथ मिला लिया तो फिर यहाँ पर ये सभी लोग हमारे साथ हो जाएंगे। अगर शावलिन टेंपल को हरा दिया फिर भी ये सभी लोग यहाँ पर हमारे सामने घुटने टेक देंगे, क्योंकि शावलिन टेंपल का यहाँ पर इनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो मिस रीन उसे कहते तो फिर हम लोग यहाँ पर इन सभी के साथ बिना फाइट के आगे कैसे बढ़ पाएंगे? मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई बड़ी फाइट हो जाए। पिछली 9 बार तो यहाँ पर गोल्डी और टाइगर किंग ने सब कुछ संभाल लिया था, क्या इस बार भी वो संभाल पाएंगे? और इसी के साथ ही गोल्डी और टाइगर किंग को दिखाता है कि वो दोनों जो होते हैं वहां पर उस लड़के की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि उनका रास्ता ब्लॉक कर रहा होता है। तो वो लड़का भी सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर इनके बारे में सुना है कि ये दोनों डिवाइन बीस्ट हैं, एक टाइगर किंग और एक फॉक्स जो है ये गोल्डन फॉक्स, ये दोनों यहाँ पर इस यंग मास्टर के अपने बीस्ट हैं, इनको यहाँ पर वो यूज करता है। तो वो दोनों जब वहां पर आगे बढ़ते हैं तो वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर इन टेम बीस्ट को यूज करके मुझे रास्ते पर नहीं हटा सकते। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इनके साथ मुझे डरा सकते हो? मैं बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो खुद यहाँ पर नीचे उतर कर आकर मुझसे फाइट करो। तुम्हारी गोल्डी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब उसके सामने आकर खड़ी होती है तो उसी के साथ ही वो लड़का अपनी इंडिस्ट्रक्टेबल फिस्ट टेक्निक के साथ उसके मुंह पर पंच दे मारता है। और जैसे वो गोल्डी को पंच मारता है तो पंच मारने के बाद देखता है कि गोल्डी के चेहरे पर तो कोई डेंट भी नहीं पड़ता और गोल्डी आगे से मुस्कुरा रही होती है। तो वो लड़का कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? इस टेक्निक के साथ, इस पंच के साथ तो मैं यहाँ पर बोल्डर्स को भी क्रश कर सकता हूँ, पत्थर को भी तोड़ सकता हूँ, फिर इस बड़े से फॉक्स के चेहरे के ऊपर एक छोटा सा डेंट भी क्यों नहीं पड़ा? और इसी के साथ हमारी गोल्डी जो होती है वहां पर उसे एक पंच मारती है जिसकी वजह से वो लड़का वहीं पर पीछे गिर जाता है। और उसके गिरने के साथ हमारा डोंगपिल अपनी घोड़ा गाड़ी को बड़ी तेजी के साथ आगे भगाता है और वो लोग वहां पर से गुजर जाते हैं। जबकि गोल्डी और टाइगर किंग दोनों वहां पर गुस्से के साथ उनके ऊपर धाड़ लगाते हैं और वो सभी लोग समझ जाते हैं कि इनको रोकना मुश्किल है। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गोंग जाची का दिखाया जाता है कि गोंग जाची जो कि यहाँ पर से म्यूरम अलायंस लीडर से मिलने के लिए जा रहा है। तो वहीं पर रास्ते में वो लड़का आ जाता है जिसको हमारे हाजी ने मैसेज देकर भेजा था और वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और कहता है यंग मास्टर, हमने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने यहाँ पर इतना बड़ा खतरा मोल लिया और हमारे लोग इस वक्त उन्हीं की वजह से मर रहे हैं। लेकिन उसने यहाँ पर साफ अल्फाज में कह दिया कि वो हमारी मदद करने के लिए नहीं आ सकता। इसका मतलब यह है कि वो हमारा साथ नहीं देगा और हम लोग यहाँ पर उसके लिए इतना कुछ कर चुके हैं और मुझे लगता है कि अब आपको भी यहाँ पर उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि उसको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए थी और आपकी मदद करने के लिए आना चाहिए था? तो गोंग जाची से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसे यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए? तो वो लड़का कहता है प्लीज माफ करिएगा, मुझे समझ नहीं आई। तो गोंग जाची से कहता है कि उसने यहाँ पर हमारे साथ कोई अलायंस नहीं बनाई थी। मैं उसके पास गया था और मैंने जाकर उसे कहा था कि क्या वो हमारे साथ यहाँ पर एक अलायंस क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें डिमोनिक कल्ट के अंदर अपना बेस चाहिए था। डिमोनिक कल्ट के अंदर हमारी हाउ फैक्शन का कोई भी बेस नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर उसके सामने अपनी कंडीशंस रखी थी और उसने यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट किया। हालांकि उस वक्त मैं इतना समझदार भी नहीं था और ना ही यहाँ पर उसके हक में सही फैसले कर पा रहा था। तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है लेकिन सर हमने तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, हमने उसका साथ ही दिया है, तो फिर उसका भी तो बनता है कि वो भी यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए। तो गोंग जाची उसे कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे बहुत सारे लोग इस वक्त मर रहे हैं लेकिन वो सारे के सारे मेरी वजह से मर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक अच्छा सक्सेसर नहीं बन सका। हाउ फैक्शन को अब यहाँ पर मुझे संभालना है लेकिन मैं यहाँ पर ठीक फैसले नहीं कर पा रहा, इसी वजह से वो सभी लोग मर रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि हिवनली डीमन सेक्टर का यंग मास्टर जिससे यहाँ पर म्यूरम में सभी लोग डर रहे हैं, उसने मुझसे कहा था कि उसे मेरी जरूरत है और मैं यहाँ पर ऐसे समय में उसके ऊपर ब्लेम कैसे डाल सकता हूँ कि वो यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आएगा, जबकि हम सभी लोग अपने अपने रास्ते पर अपने आप को
खुद संभाल रहे हैं। अगर हाउ फैक्शन के ऊपर कोई मुसीबत आई है तो हमें खुद यहाँ पर उससे निपटना चाहिए। इसी वजह से तो मैं यहाँ पर अलायंस लीडर से खुद बात करने के लिए जाने वाला हूँ। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर उसके लिए कुछ नहीं करूंगा तो फिर वो मेरे पर ज्यादा भरोसा नहीं करेगा। मुझे इस सिचुएशन से निकलना होगा और उसके सामने अपने आप को साबित करना होगा कि इस तरह के सिचुएशन से मैं निकल सकता हूँ और कल को मैं यहाँ पर उनके बहुत ज्यादा काम आ सकता हूँ। गोंग शाची इसी के साथ अपने पास एक लेटर लिखता है और उसे कहता है कि तुम जल्दी से उसके पास जाना और जाकर ये लेटर उसे दे देना और उसे कहना कि कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर उसे बात नहीं कर पाऊंगा, ना ही उसे मिल पाऊंगा। मैंने इस लेटर के अंदर सब कुछ लिख दिया, वो सब कुछ जो कि उसे पता होना चाहिए और उसके बाद ये भी जो भी यहाँ पर वो कुछ करने वाला है उसकी आउटकम्स और क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, वो सब कुछ लेटर के अंदर लिखा हुआ है। तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है लेकिन यंग मास्टर क्या वाकई में अलायंस लीडर से मिलने के लिए अकेले जाएंगे? तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर अकेले ही जाने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता। जंग का माहौल है और जंग के माहौल में सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा किया जा सकता है। और इसी के साथ ही वो अलायंस लीडर के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा होता है और कहता है कि अलायंस लीडर डैम सोयोंग, मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मेरा नाम गोंग जैची और मैं हाउ फैक्शन का सक्सेसर हूँ। मेरे लिए दरवाजे खोलो। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारी एपिसोड 192 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन शाओलिन टेंपल में जाने के बाद वहां पर क्या करने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 193 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शाओलिन टेंपल का सीन दिखाते हैं कि हमारा हाजिन शाओलिन टेंपल के बाहर पहुंच जाता है और वहां पर एक मॉन्क जो होता है, जो अरहा टेंपल का मास्टर होता है, वो उसके सामने रास्ता ब्लॉक करता है और साथ ही उन्हें वहां पर ग्रीट भी करता है और उनसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर बताएं कि आप लोग किस मकसद से आए हैं। हालांकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया जो कि मैंने रूमर से सुना है। मेरा नाम जोंग गैक है और मैं यहाँ पर अरहात हाल का इंचार्ज हूँ। तो इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है। जब दरवाजा वहां पर खुलता है तो वो लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर से हमारा यंग मास्टर नीचे उतरेगा, हिमालय डीमन का सक्सेसर नीचे उतरने वाला है। तो वो कहता है कि फाइनली वो यहाँ पर नीचे उतरेगा क्योंकि वो शाओलिन टेंपल के बाहर पहुंच चुका है। और मॉन्क भी वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अल्टीमेट डीमन राम का मास्टर मेरे सामने बहुत ही जल्दी आकर खड़ा होने वाला है। इतनी यंग एज में एक लड़का यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच गया जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि सिर्फ हमारे एबर्ट्स और हमारे एल्डर्स इसका मुकाबला कर पाएंगे। अगर फाइट होती है तो फिर मैं इससे फाइट करके जीत नहीं पाऊंगा। तुम्हारा हाजी नीचे उतर कर आता है और उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अरहात हाल के मास्टर हो, यानी कि तुम हाल मास्टर हो? तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ का हाल मास्टर हूँ। क्या तुम डिवाइन कर्ल के यंग लीडर हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं डिवाइन कर्ल का यंग लीडर, मेरा नाम स्योर यांग है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है तो सर क्या मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? हमने यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरी अफवाहें सुनी है। हमने सुना है कि आप लोग यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए आ रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? तो मैं यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ कि क्या आप यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आए हैं? तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये तो मैं बाद में डिसाइड करूंगा, पहले मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बात करूंगा। अगर बातचीत का रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है तो फाइट नहीं होगी, लेकिन अगर नेगेटिव निकलता है तो फिर फाइट होगी। तो मॉन्क उसे कहता है तो हम ये समझ ले कि यहाँ पर जो बातें आपने फैलाई थी वो सारी की सारी कुछ ज्यादा ही बड़ी अफवाहें थी। तो हमारा हाजिन कहता है कि नहीं वो अफवाहें नहीं थी, यानी कि मैं इसी मकसद से तो यहाँ पर आया हूँ। मैंने उस अफवाह में ये भी कहा था कि मैं यहाँ पर शाओलिन टेंपल के पैलक को तोड़ दूंगा और अगर वाकई में यहाँ पर तुम लोग कन्वर्सेशन में मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो फिर मैं तुम्हारी पैलक को तोड़ दूंगा, शाओलिन टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसी के साथ ही मॉन्क उसे कहता है कि सर लेकिन ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, आप शाओलिन टेंपल के साथ ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। शाओलिन टेंपल का आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप ऐसा क्यों करेंगे? तो हमारा हाजिर उसे कहता है मुझे एक बात तो बताओ, क्या शाओलिन टेंपल यहाँ पर जियांगू का हिस्सा नहीं है? क्या वो म्यूरियम का हिस्सा नहीं है? तो वो कहता है जी सर, शाओलिन टेंपल इसी का हिस्सा है। शाओलिन यहाँ पर म्यूरियम में तब से है जब यहाँ पर और कोई छोटा मोटा सेक्टर भी नहीं हुआ करता था, यानी कि हिस्ट्री इसकी हजारों साल पुरानी है। इसी वजह से शाओलिन टेंपल से सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे छोटे मोटे सेक्टर्स या फिर जितने भी यहाँ पर 9 ग्रेट सेक्टर्स हैं वो सभी लोग भी यहाँ पर कभी नहीं चाहेंगे कि शाओलिन टेंपल बर्बाद हो। तो हमारा हाजिन उसे कहता है ये बात तुमने वाकई में सच कही कि शाओलिन टेंपल यहाँ पर उन सभी लोगों के लिए उगते हुए सूरज की तरह है, उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। वो सभी लोग शाओलिन टेंपल को बहुत ज्यादा मानते हैं और इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो हाजिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर तुम्हारी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तुम्हें नहीं लगता कि अगर यहाँ पर 9 ग्रेट सेक्टर्स के लोग करप्शन में डूबे हुए थे तो शाओलिन टेंपल का फर्ज बनता था यहाँ पर बीच में आना और आकर उन्हें रोकना? तुम तब लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या तुम अपने दरवाजे बंद करके यहाँ पर मॉन्क की पूजा कर रहे थे? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर बाहर निकलकर इस सारे के सारे भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए था? जो जुल्म हो रहा है उस सभी को यहाँ पर रोकना चाहिए था। तो मॉन्क उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त चल क्या रहा है? करप्शन हर जगह के ऊपर फैल चुकी है, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक सेक्टर करप्ट हो चुका है और सभी सेक्टर के लोग एक
दूसरे की तशरीफ चाट रहे हैं ताकि अपना काम करवा सके। कमजोर के ऊपर और ज्यादा जुल्म किए जा रहे हैं और ताकतवर उनके पास से टैक्सेस ले रहे हैं। क्या तुम्हें सबके बारे में नहीं पता? अगर तुम म्यूनियम के अंदर रहते हो और सभी लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे शाओलिन टेंपल की रिस्पेक्ट करते हैं, तो भी शाओलिन टेंपल को यहाँ पर इस सब के बारे में पता होना चाहिए। तुम लोग यहाँ पर राइटियसनेस का नाम लेते हो, लेकिन अब यहाँ पर 9 ग्रेड सेक्टर्स और बाकी सभी सेक्टर्स के अंदर से राइटियसनेस खत्म हो चुकी है। डैम सोयुंग ने उन सभी लोगों को अपने लिए करप्ट कर चुका है। वो एक कमीना इंसान है जो कि इस वक्त अलायंस लीडर की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है और सभी करप्ट लीडर्स जो उसके साथ मिले हुए हैं वो सारे के सारे करप्ट हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान है इस बात को एक्सेप्ट करना कि तुम्हारी जो नेचर है वो करप्ट होती जा रही है? यहाँ पर एक डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर होने के नाते मुझे इससे फायदा होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी करप्शन को सुधारने के लिए आया हूँ। मैं बस यहाँ पर ये चाहता हूँ कि एक बैलेंस बना रहे। अगर यहाँ पर राइटियस लोग भी बुरे हो जाएंगे तो फिर डिमोनिक लोगों में और बुरे लोगों में क्या फर्क रह जाएगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम इन सभी के एल्डर्स की तरह हो, यानी कि तुम यहाँ पर शाओलिन के मॉन्क्स जो है तुम सभी की बहुत सारी रिस्पेक्ट है, तो तुम यहाँ पर एक बड़े भाई की तरह उन सभी लोगों को स्कोल्ड कर सकते हो, उनको डांट सकते हो, उनको कुछ सिखा सकते हो। क्या तुम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टीचिंग्स को फॉलो करते हो कि सिर्फ दरवाजे बंद करके बस बुद्धा की पूजा करते रहो? क्या तुम्हारे बुद्धा ने कभी तुम्हें ये नहीं कहा था कि जाकर दुनिया में चैन अमन शांति लाना है, यानी कि जाकर पीस क्रिएट करना है? क्या तुम्हारे बुद्धा ने ये नहीं कहा था? तो मॉन्क किसी के साथ इसे कहता है कि यहाँ पर जुबान संभाल कर बात करो, हमारे बुद्धा के बारे में कोई बात मत करना। तो हाजिन कहता है कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे बुद्धा के बारे में बात नहीं करूं, लेकिन तुम्हारे बुद्धा की इमेज तो यहाँ पर इससे खराब हो रही है ना, क्योंकि तुम लोग बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते हो। अगर तुम लोग यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम करप्शन नहीं रोक सकते, अगर तुम यहाँ पर कमजोर को नहीं बचा सकते, तो फिर तुम्हारे बुद्धा की टीचिंग्स तुम्हें क्या सिखा रही हैं? तो मॉन्क उसे कहता है कि शाओलिन टेंपल की अपनी प्रॉब्लम्स है, हम यहाँ पर म्यूनियम की सारी प्रॉब्लम्स नहीं सुलझा सकते। तो हाजिन कहता है तो फिर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। अगर तुम्हारे शाओलिन टेंपल की प्रॉब्लम्स इस वक्त म्यूनियम के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे बड़ी हुई तो मैं चुपचाप यहाँ पर तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा, तुम्हारे सामने सर झुकाकर माफी मांगूंगा और वापस चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो दुनिया की प्रॉब्लम से छोटी हुई तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे शाओलिन टेंपल के ऊपर अटैक करूंगा, तुम्हारे नेम पहले को तोड़ दूंगा, जैसा कि मैं यहाँ पर पहले कह चुका हूँ। तो इसी के साथ ही मॉन्क जो होता है बेचारा फिर से वहां पर खामोश हो जाता है। हमारा हाचिन अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है मैंने जैसा कि कहा कि अगर तुम यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बता पाए और तुम्हारी प्रॉब्लम्स छोटी निकली तो फिर मैं यहाँ पर वाकई में ये कर दूंगा, क्योंकि तुम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हो कि मेरे अंदर यहाँ पर इतनी पावर है और ये सारी पावर्स को मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। और सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसकी पावर्स के शॉक्स की वजह से काफी बुरी तरह से हिट हो रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये लड़का वाकई में ये करने वाला है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? कोई एल्डर या फिर कोई एबट भी यहाँ पर नहीं है जो कि इस लड़के को संभाल सके, मैं अकेला यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। और इसने जो बातें की हैं वो सारी की सारी ठीक भी तो है कि शाओलिन टेंपल ने कभी यहाँ पर बीच में आकर इन लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। किसी के साथ ही वहां पर जो लोग खड़े होते हैं उसी लोगों की भीड़ के अंदर से एक बुढ़ा मास्टर निकल कर आता है और कहता है कि इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही कमाल की बात है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये क्या, ये बुढ़ा मास्टर कौन है जो कि यहाँ पर मेरी एनर्जी की उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। यहाँ तक कि जब वो बुढ़ा मास्टर वहां पर से निकल कर आता है तुम्हारे हाजिन की एनर्जी अपने आप वहां पर रोड बिजदा रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो बुढ़ा मास्टर वहां पर से निकल कर आता है, वो भी असल में एक मॉन्क ही होता है। वो कहता है कि देखो तो जरा तुम लड़के, तुम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हो वो बहुत ज्यादा जेन्युइन है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सच कह रहे हो जो भी तुम यहाँ पर कह रहे हो। और हमारे हाजिन की बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकलती है तो वो कहता है कि मुझे ये बात भी काफी हैरान करने वाली लग रही है कि तुम यहाँ पर अपनी प्योर डिमोनिक एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, ऐसी डिमोनिक एनर्जी जो कि लोगों की जान लेने के लिए रिलीज होती है। इसके बावजूद तुम यहाँ पर शांति लाने की बात कर रहे हो, तुम यहाँ पर पीस की बात कर रहे हो, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। हाजिन जो होता है इस बात से काफी हैरान हो रहा होता है कि उसकी डिमोनिक एनर्जी जो कि यहाँ पर उसी बुढ़े मास्टर के निकलने की वजह से अपने आप रिलीज हुई है, ऊपर से उस बुढ़े मास्टर ने बड़ी आसानी से उसकी सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी को नॉलिफाई कर दिया है। तो हाजिन कहता है कि आज से पहले ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ ली चियोनसैंग यानी कि डीमन किंग ही कर पाया है, डीमन किंग के अलावा यहाँ पर कोई इस एनर्जी को इतनी आसानी से हैंडल नहीं कर सकता। तुम्हारा हाजिन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जबकि वो उसे कहता है कि तुम बताओ कि तुम कौन हो। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर ली चियोनसैंग खुद आया है क्योंकि वो पहले भी यहाँ पर आ चुका है। तुम ली चियोनसैंग के डिसाइपल हो, यानी कि ये बुढ़ा मास्टर जो है वो डीमन गार्ड को भी जानता है। तुम्हारा हाजिन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 193 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बुढ़े मास्टर के साथ इसकी क्या निगोशिएशंस होने वाली हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 194 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर से एक बुढ़ा मास्टर निकलता है उस भीड़ के अंदर से, वहां पर से निकलने के बाद हमारे हाजिन की पावर्स को डाइवर्ट कर देता है, उनको ब्लॉक कर लेता है और हाजिन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। तो बुढ़ा मास्टर उसे कहता है कि तुम्हारी पावर्स को ब्लॉक करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने यहाँ पर आग के अंदर अपना हाथ डबो दिया हो। तो मुझे बताओ कि क्या वाकई में तुमने यहाँ पर नंबर 1 मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया हुआ है, डिमोनिक मास्टर की पहली मार्शल आर्ट जो कि ली चियोनसैंग के पास थी, क्या
तुमने उनको मास्टर किया हुआ है। तो हमारा हाजिन इसी के साथ उसे कहता है कि तुम कौन हो। तो बुढ़ा मास्टर उसे कहता है क्या तुम्हें मुझे देखकर पता नहीं चल रहा कि मैं शाओलिन का एक मॉन्क हूं। जबकि साइड के ऊपर खड़ा मॉन्क जो होता है वहां पर उसे रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि वेनरेबल जियोक सॉन्ग, मैं आपको यहाँ पर ग्रीट करता हूं। तो वो कहता है काफी अरसे के बाद तुम्हें भी देख रहा हूं। तो हमारा जो हाजिन होता है उसे देखते ही पहचान लेता है, उसका नाम सुनते ही पहचान लेता है और कहता है कि क्या तुम वही मास्टर हो जिसे फिस्ट गॉड कहते हैं, इसका मतलब यह है कि तुम ही जियोक सॉन्ग द फिस्ट गॉड हो। तो वो कहता है क्या फिस्ट गॉड, कोई फिस्ट गॉड नहीं है, ये टाइटल मेरे नाम के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम सा मॉन्क और सभी लोग यहाँ पर मुझे फिस्ट गॉड कहते हैं। तो उसी के साथ ही मॉन्क उसे कहता है कि डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट जो कि यहाँ पर पीस की बात करता है, लेकिन असल में यहाँ पर उसकी पावर लेवल्स ऐसी हैं जो कि दुनिया में तबाही मचा सकती हैं, तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ आकर बात करो, हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर सकते। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर ली चोनसैंग की तरह ही हो, और मुझे लगा था कि ली चोनसैंग खुद यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ पर ली चोनसैंग ने अपनी जगह के ऊपर एक और उसी के जैसे मॉन्स्टर को भेज दिया है। तो वो हाजिन से कहते हैं कि तुम्हारी जो की पावर है कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम यहाँ पर रहकर बात करोगे तो मुझे लगता है कि मॉन्क्स को नुकसान पहुंच सकता है, तो क्यों ना हम लोग जाएं मेरे घर के ऊपर, वहां पर जाकर बात करें, क्यों क्या तुम मेरे टेंपल के ऊपर आओगे, वहां पर हम लोग बात करते हैं, चलो मेरे साथ आ जाओ। तुम्हारा हाजिन उसके साथ वहां पर चल पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हीवर अलायंस लीडर जो होता है वो कमीना अपने फूलों को देख रहा होता है। वो यहाँ पर पहले ही पता है आपको काफी सारे सीन में फूलों में ही दिखाई देता है, जहां पर वो कलरफुल फूल ढूंढ रहा होता है। तो जहां पर एक काफी रंगों वाला फूल निकलता है, तो वो कहता है देखो जरा ये वाला काफी ज्यादा खूबसूरत है और इसके अंदर काफी सारे रंग भी हैं। जबकि हाउ फैक्शन का यंग मास्टर गोंग जैची वहां पर साइड के ऊपर खड़ा होता है, तो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये खूबसूरत फूल इसको अगर मैं यहाँ पर वेनरेबल के पास भिजवाता हूँ, यानी कि मैं शाओलिन टेंपल में किसी मास्टर के पास इसको भिजवाता हूँ, तो कैसा रहेगा, वो सभी लोग इस फूल को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। क्या तुम्हें यहाँ पर पौधों के बारे में पता है, क्या तुम्हें पता है कि गार्डनिंग कैसे की जाती है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर गार्डनिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता होगा। हाँ, यहाँ पर ऐसा लोग समझते हैं कि फूल अपने आप उगकर बड़े हो जाते हैं, नहीं उनकी देखभाल करनी पड़ती है तब वो बड़े होते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ फूल की देखभाल नहीं करना पड़ती बल्कि आसपास की मिट्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है और कीड़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि और फूलों को खा ना जाए। और अब जबकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे कलर्स वाला फूल निकला है, तो मुझे लगता है कि शाओलिन के एबट को ये भेजा जाएगा और शाओलिन के एबल इसको लेने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह के फूल बहुत ज्यादा कीमती होते हैं और उनके साथ इसके एसेंस के साथ वो स्पेशल पिल बना सकते हैं। तो गोंग चाची का चेहरा दिखाता है कि उसकी हालत काफी खराब लग रही होती है। तो मास्टर से कहते हैं क्या तुम चाय पीना चाहोगे? तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो गोंग चाची को अपने साथ लेकर आते हैं और उसे चाय देते हैं और उसे कहता है कि ये बहुत ही कमाल की चाय है, तुम्हें ये बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। हालांकि ये चाय जो है बहुत ही सस्ते पत्तों के साथ बनाई गई है, लेकिन इस चाय के जो पत्ते थे वो सस्ते होने के बावजूद इसका टेस्ट बिल्कुल भी कम नहीं है। ये ठंडी चाय है लेकिन बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर इस चाय को पियो। और साथ ही यहाँ पर हम लोग अपनी बात को स्टार्ट करते हैं कि हाय तुम यहाँ पर आए क्यों थे? तो हमारा गोंग जैचू से कहता है कि तुम्हारी चाय वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम्हारी बातें भी बहुत ज्यादा कमाल की हैं। तो इसी के साथ ही अलायंस लीडर डैम सोयोंग उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स ने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया है। कितने दिनों तक तुम्हें वहां पर अंडरग्राउंड प्रिजन में बंद करके रखा गया और तुम्हें टॉर्चर किया गया। तो हमारा गोंग जैची कहता है कि सर पूरे 5 दिन के लिए 5 दिन तक मुझे वहां पर नीचे रखा गया और साथ ही मुझे टॉर्चर भी कर रहे थे। तो डैम सोयोंग उसे कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा था, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे रूम में रखा गया था जहां पर लाइट भी नहीं थी और देखो तो जरा तुम्हारी तो हालत खराब हो गई है, लेकिन मैं तुमसे माफी चाहता हूं कि मेरे सबऑर्डिनेट्स ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो गोंग जैची कहता है कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी छोटी मोटी हरकतें तो होती रहती हैं। डैम सोयोंग उसे कहता है कि नहीं हम लोग तो राइटियस लोग हैं और मेरे राइटियस लोगों ने यानी मेरे कमांडर्स ने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे किया, जबकि तुम तो यहाँ पर एक गेस्ट बनकर आए थे और एक गेस्ट के एक मेहमान के साथ बुरा बर्ताव तो बिल्कुल भी यहाँ पर माफ नहीं किया जाएगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि अच्छा बच्चिया बताओ कि तुम यहाँ पर मुझसे किस बारे में बात करने के लिए आए हो? तो हमारा गोंग जैचू से कहता है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वो कहता है किस बारे में पूछना चाहते हो? क्या तुम अपने हाउस सेक्टर के बारे में पूछना चाहते हो? तो वो कहता है नहीं हाउस सेक्टर के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहते तो फिर किस बारे में पूछना चाहते हो? तो हमारा गोंग जैची कहता है कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि हम लोग पूरे 1 साल के लिए अपनी हाउ फैक्शन के दरवाजे बंद कर रहे हैं, जो भी ऑर्डर्स लिए थे वो सारे कैंसिल कर देंगे और 1 साल के लिए कोई काम भी नहीं करेंगे, तो क्या तुम यहाँ पर हमारे लोगों को मारना बंद कर दोगे? तो मास्टर से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर उनको मारना बंद कर दूंगा? तो गोंग जैची कहता है कि जैसा मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, जैसा मुझे लगता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर इंप्रेशन है, उस हिसाब से तो तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी हाउ फैक्शन को बंद कर दिया। लेकिन हो भी सकता है कि तुम वैसे इंसान ना हो जैसा मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन मैं क्योंकि एक इंटेलिजेंस कंपनी का हेड हूं, तो इसके नाते मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि तुम्हारा कैरेक्टर किस तरह का होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर ये गलत निकलता है तो फिर मुझे यहाँ पर हाउ फैक्शन का मास्टर होने का कोई अधिकार नहीं है। तो डैम सोयोंग से कहते हैं कि बच्चे तुम बातें बहुत ज्यादा अच्छी और घुमा फिरा कर करते हो, लेकिन वो बातें काफी ज्यादा हद तक सच्ची होती हैं। जबकि डैम सोयोंग खुद भी वहां पर इस बात को नोटिस कर पा रहा था। वो कहता है कि ये बच्चा मेरे
सामने बैठकर 1-on-1 मुझसे फाइट कर रहा है। मैं अलायंस लीडर हूँ और मैंने यहाँ पर इसकी फैक्शन के बहुत सारे लोगों को मरवा दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये मुझसे बात करते वक्त बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में हाउ फैक्शन का लीडर होने के लायक है और अगर इस लड़के को मैं अपनी साइड के ऊपर कर लेता हूं तो मेरे लिए और भी ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। इसके साथ ही डैम सोयोंग से कहता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। तो उसे कहता है कि एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पर उस लड़के सॉरयोंग यानी कि जो डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर है, क्या तुम उसका ट्रैक रख रहे हो कि वो कहां पर जा रहा है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो कहां पर जा रहा है। तो हमारा जो यंग मास्टर गोंग जैची होता है उसे कहता है कि वो इस वक्त शाओलिन टेंपल की तरफ जा रहा है। तो वो उसे कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहता है यहाँ पर आने से पहले मुझे एक मैसेज मिला था जिसमें उसने मुझे बताया था कि वो शाओलिन टेंपल की तरफ जा रहा है। पहले वो मेरे लोगों को बचाने के लिए हाउ फैक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहीं से उसने अपने रास्ते को बदल दिया और अब वो शाओलिन टेंपल की तरफ जा रहा है। तो मास्टर से कहता है कि मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि शाओलिन टेंपल में जाकर क्या करेगा, क्या मुझे यहाँ पर परेशान होने की जरूरत है, क्या तुम्हें लगता है कि शाओलिन टेंपल में जाकर वो तबाही मचाएगा या फिर शाओलिन टेंपल को अपनी साइड पर कर लेगा। तो हमारा गोंग जैची से कहता है कि सर ये बात तो आपको यहाँ पर परेशान करने वाली लग रही होगी और मुझे लगता है कि आपको परेशान होना भी चाहिए। तो डैम सोयोंग से कहता है लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि वो सब कुछ करके करना क्या चाहता है, आखिर उसका आखिरी मकसद क्या है। तो गोंग जैची कहता है कि मैं एक बेवकूफ ही हूंगा जिसे इस बारे में पता नहीं होगा। मैं कुछ महीनों तक उसके साथ काम कर रहा था, तो इसका मतलब यह है कि मुझे पता है कि उसका अल्टीमेट गोल क्या है। तो डैम सोयोंग से कहता तो बताओ कि उसका अल्टीमेट गोल है क्या। तो गोंग जैची से कहता है कि उस यंग मास्टर का अल्टीमेट गोल यह है कि वो तुम सभी लोगों को किनारे पर लगाना चाहता है, खासतौर पर तुम्हारी राइटियस हिमालय अलायंस को, तुम्हारी राइटियस हिमालय अलायंस को यहाँ पर क्लिफ के ऊपर से धक्का देना चाहता है ताकि तुम सभी करप्ट लोग यहाँ पर से खत्म हो जाओ। तो डैम सोयोंग से कहता है तो क्या इसी मकसद से वो शाओलिन टेंपल गया था कि शाओलिन टेंपल के लोगों को अपनी साइड के ऊपर कर ले, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो उन सभी को मना पाएगा, क्योंकि शाओलिन टेंपल को राइटियसनेस का घर कहा जाता है जबकि वो डिमोनिक यंग मास्टर है। तो गोंग जैची से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि डिमोनिक और शाओलिन टेंपल दोनों एक दूसरे के पूरे ऑपोजिट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एक चांस है जब यहाँ पर सोयोंग से जाकर बात करेगा तो शाओलिन टेंपल उसकी बात सुनेगा और उसका साथ देगा। तो डैम सोयोंग से कहता है कि मैं इस बात को इतनी आसानी से बिल्कुल भी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि शाओलिन टेंपल और उसके साथ साथ डिमोनिक कल्ट के लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो गोंग जैची कहता है अगर पास्ट में होता तो हाँ ये बात वाकई में पॉसिबल नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली ये बात पॉसिबल है। अब जबकि यहाँ पर यंग मास्टर खुद आया है तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। क्या तुम्हें लगता नहीं है कि उसने यहाँ पर कितने सारे लोगों को अपनी साइड के ऊपर कर लिया, तुम्हारी राइटियस अलायंस के नीचे काम करने वाले सेक्टर्स को उसने अपने साथ मिला लिया। वो सब कुछ उसने कैसे किया, अपनी अच्छी नेचर की वजह से, हालांकि वो एक डिमोनिक मास्टर है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 194 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन शाओलिन टेंपल के लोगों को अपनी साइड के ऊपर लेकर आ पाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 195 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वहीं का सीन दिखाते हैं जहां पर डैम सोयोंग जो होते हैं वो गोंग जैची से बात कर रहे होते हैं और गोंग जैची जो होता है उन्हें बता रहा होता है कि शाओलिन टेंपल के साथ उनका समझौता होना ये तो तय है, क्योंकि शाओलिन टेंपल उसकी बात जरूर मानेगा। गोंग जैची उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर उस यंग मास्टर ने, डिमोनिक यंग मास्टर ने पब्लिक में अपनी जगह कैसे बनाई, क्योंकि मैं उसकी मदद कर रहा था। मुझे सब कुछ पता है कि कैसे मैंने यहाँ पर पब्लिक के सामने उसके इमेज को अच्छा बनाया और मुझे ये भी पता है कि कैसे वो शाओलिन टेंपल को जाकर परसुएड कर सकता है और वो शाओलिन टेंपल का साथ ले लेगा। इसके लिए तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसे किसी ऐसे की जरूरत है जो तुम्हारी मदद कर सके। तो डैम सोयोंग से कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो हमारा गोंग जैची से कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या तुम यहाँ पर हाउ फैक्शन की मदद लेना चाहोगे, अगर तुम चाहो तो हाउ फैक्शन तुम्हारी मदद कर सकता है। तो ये बात सुनने के बाद डैम सोयोंग भी काफी हैरान होते हैं और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उस मॉन्क के घर का दिखाया जाता है, फिस्ट गार्ड के घर का। तो हमारा जो हाजिन होता है उस जगह को देखने के बाद कहता है ये जगह तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मैं यहाँ पर इस जगह को छोड़कर ना जाना चाहूँ। तो वो उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, मैं भी कभी यहाँ पर इस जगह को छोड़कर नहीं जाता। वो तो नीचे तुमने आकर शोर मचाया था, इसी वजह से मुझे वहां पर नीचे जाना पड़ा। और साथ ही वो हमारा जो हाजिन होता है उसे कहता है कि ये जगह वाकई में बहुत ज्यादा पीसफुल है। यहाँ ऊपर से खड़े होकर देखो तो बहुत सारे मॉन्क्स नीचे वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपनी हाथ लाइनों को पढ़ रहे हैं, वो अपनी प्रेयर्स को पढ़ रहे हैं और साथ ही यहाँ पर अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा म्यूजिक की तरह की आवाज आ रही है, यानी कि काफी ज्यादा मजा आ रहा है और ये काफी ज्यादा शांति भरी आवाज भी है। तो मास्टरों से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि एक इंसान उम्र गुजरने के साथ साथ उसका दिमाग छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर दुनिया को समझना छोड़ देता है और मुझे लगता है कि वो अकेले जिंदगी गुजारना चाहता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ। तुम्हें पता है कि मैं भी यहाँ पर उन बुद्धिस्ट में से एक हूँ जिन लोगों ने बुद्धा की पूजा करने की बजाय यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया। मैंने शाओलिन की मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया, जिसकी वजह से मैं दुनिया में यहाँ पर फिस्ट गार्ड के नाम से फेमस हुआ। लेकिन एक चीज की कमी रह गई, क्योंकि मैं यहाँ पर
बुद्धिज्म को बहुत ही कम सीख सका, जिसकी वजह से ये मेरी पास की मिस्टेक्स थी जिनको मैं सही करने के लिए अब यहाँ पर अकेला बैठा हूँ। क्योंकि मेरी वजह से बहुत सारे ऐसे मॉन्क्स हैं जिनको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म ही काफी नहीं है, बल्कि मार्शल आर्ट सीखना भी होता है। और हम यहाँ पर नहीं चाहते कि हम लोग मार्शल आर्ट सीखें, क्योंकि शावलिन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी मार्शल आर्टिस्ट है, बल्कि हम लोग सब बुद्धिज्म के लोग हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जैसे कि तुमने यहाँ पर जियांगू को छोड़ दिया, यानी कि तुमने अपनी मार्शल आर्ट्स को छोड़कर किनारा करके यहाँ पर बुद्धिज्म के लिए आकर बैठ गए हो। तुम चाहते हो कि शावलिन भी यहाँ पर ये सब कुछ छोड़ दे, वो म्यूरियम वर्ल्ड को छोड़ दे। तुम्हें नहीं लगता कि ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है? तो मास्टर उसे कहते हैं कि जरा छोड़ो इन बातों को, क्या तुम यहाँ पर पीना चाहोगे? और वो अंदर से बॉटल्स उठाकर ले आते हैं और उसे कहता है ये ग्रीन टी है, ये मैंने स्पेशली अपने हाथों से बनाई है, जरा इसको पी कर देखो। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुमने तो मेरी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उसे कहता है क्या वाकई में ये अच्छी है? तो वो कहता है पी कर देखो। तो हाजिन जब उसे पीता है तो वो कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मास्टर उसे कहता है कि चलो शुक्र है कि तुम्हें ये पसंद आई। क्या तुम्हें पता है कि ली चियोंगसैंग के लिए मैंने यहाँ पर ड्रिंक बनाया था, लेकिन चियोंगसैंग उस वक्त जब यहाँ पर इन ड्रिंक्स को पीता था तो उस वक्त वो कहता था कि ये बहुत ज्यादा बकवास है, क्योंकि वाकई में उस वक्त मुझे ये बनानी भी नहीं आती थी। जब पहली बार वो मुझसे मिला था उस वक्त मैंने उसे चाय बनाकर दी थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तुम्हारा हाजिन कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर हमारे डीमन गार्ड को जानते हो? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं उसको क्यों नहीं जानता। जब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा यंग हुआ करता था जब वो यहाँ पर आया था, और उसे देखते ही मुझे यहाँ पर पता था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल और आगे जाकर एक बहुत ही महान इंसान बनने वाला है। जब मैंने पहली बार उस लड़के को देखा था उस वक्त वो बहुत ज्यादा यंग तुम्हारी तरह, लेकिन तुमसे थोड़ा बड़ा होगा, और उस वक्त उसे देखते ही मुझे लगा कि मैं एक मॉन्स्टर को देख रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं एक मॉन्क हूँ, यानी कि एक मॉन्क होने के नाते मैं यहाँ पर दुनिया की किसी भी चीज को मार नहीं सकता, मैं यहाँ पर किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन उस वक्त पहली बार मेरे जहन में ख्याल आया था अगर मैं इस मॉन्स्टर को मार डालता हूँ तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसके हाथ से मरने वाले बहुत सारे लोगों की जान बचा सकूं। मुझे उस वक्त ख्याल आया था बुद्धा के नाम पर मैं इस इंसान को मार डालता हूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं कर भी नहीं सकता था। उस वक्त भी उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी जितनी एनर्जी तुम्हारे पास यहाँ पर पावरफुल है, और मुझे पता था कि आगे जाने के बाद एक बहुत ही पावरफुल टाइटल हासिल करेगा, जैसे कि जहां पर तुम्हारे पहले हीवनली डीमन हुआ करते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर, और उसने तुम्हारे डिमोनिक कल्ट के अंदर हीवनली डीमन गार्ड का टाइटल हासिल किया। हाचिन कहता है तो क्या आपने उसके साथ फाइट की? तो मास्टर उसे कहता है कि नहीं, मैं उसके साथ फाइट क्यों करता, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसे हारने वाला, इसी वजह से मैंने उससे कोई फाइट की ही नहीं। मुझे लगता है कि इस वक्त भी वो यहाँ पर मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका और किसी ऐसी जगह के ऊपर बैठकर दुनिया को ऊपर से बैठकर देख रहा होगा, क्योंकि उसका लेवल इस दुनिया के लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि शावलिन के लोग तो यहाँ पर निर्वाणा हासिल करना चाहते हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ, सभी शावलिन टेंपल के लोग जो वो निर्वाणा हासिल करना चाहते हैं। तुम्हारा हाचिन कहता है लेकिन हीवनली राइडियस अलायंस के लोग वैसे नहीं है, वो लोग करप्ट हो चुके हैं, और तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर पीस लाने के लिए तुम्हें यहाँ पर बीच में आना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि ये सब कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मास्टर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी और तुमने वहां पर उस मॉन्क की बात सुनी होगी कि हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे पास बहुत सारे डिसाइपल्स आते हैं और वो डिसाइपल्स हमारे पास से टीचिंग्स लेते हैं, उन सभी डिसाइपल्स को आगे संभाल कर रखना हो ताकि वो हमारी टीचिंग को फॉलो करते हुए किसी की जान ना ले। यही हमारी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है। हमारे पास अपनी एक दुनिया है जिसे हमें संभालना है, हम लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपने पंजे नहीं गड़ा सकते। पर हाचिन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम यहाँ पर म्यूरियम वर्ल्ड से ताल्लुक नहीं रखते हो, ना ही तुम्हारा यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया से कोई ताल्लुक है, और तुम बस यहाँ पर अपनी आंखें बंद करके बस पूजा पाठ करना चाहते हो, और तुम शावलिन टेंपल के मार्शल आर्ट्स की दुनिया के सूरज होने के बावजूद तुम यहाँ पर आंखें बंद करके अपनी ड्यूटीज से नजर चुरा रहे हो। तो मास्टर से कहता है कि यंग डिमोनिक ड्रैगन, मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पर किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम यहाँ पर दुनिया को यूनिफाई करो, आकर अमन और शांति की बात करो, जबकि तुम खुद एक डिमोनिक मास्टर हो? क्या तुम्हें किसी ने कहा कि यहाँ पर आकर ये सब कुछ करो? तुम्हारा हाजिन कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस यहाँ पर चैन और शांति लाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक काम करना चाहता हूँ कि हीवनली राइटियस अलायंस के मास्टर डैम सोयोंग को मारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सीधा सीधा जवाब दूंगा, उसके साथ जितने भी उसके करप्ट एल्डर्स हैं सभी को मार डालूंगा। तो वो से कहते हैं लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? आए तुम्हारा यहाँ पर है ही क्या? तुम तो डिमोनिक कल्ट से हो, तुम्हारी अपनी एक अलग दुनिया है, और तुम लोग यहाँ पर म्यूरियम के अंदर आकर चैन शांति क्यों लाना चाहते हो? तुम्हें यहाँ के लोगों की क्यों परवाह है? तुम्हारा हाजिन कहता है कि आजादी के लिए, मुझे अपनी आजादी के लिए ये सब कुछ करना है। मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए जो आजादी के मैं आजादी से रह सकूं। तो क्या अब यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? तो मांग उसे कहते हैं कि हाँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, और अगर तुम अब यहाँ पर अपने सवाल का जवाब चाहते हो कि क्या हम तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मेरे अगले सवाल का जवाब क्या देते हो। अब मैं जो सवाल तुमसे पूछूंगा वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो हाजिन कहता है हाँ क्यों नहीं, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। तो उसी के साथ ही वो शावलिन मांग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पास यहाँ पर शावलिन की मार्शल
आर्ट्स की स्मेल क्यों आ रही है, यानी कि तुमने डिमोनिक मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया है, तुम एक डिमोनिक यंग मास्टर हो, लेकिन तुम्हारी मार्शल आर्ट्स के अंदर शाओलिन की मार्शल आर्ट्स क्यों मिक्स हैं। फिर साथ ही मुझसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास है डार्क शैडो की के ट्रेसेस महसूस हो रहे हैं। और क्या तुम्हें पता है कि डार्क शैडो की के ट्रेसेस मैंने आज से पहले किसके अंदर महसूस किए थे? एक बहुत ही कमाल का असैसिन हुआ करता था जिसे असैसिन किंग कहा जाता था, चुन हाजिन। उसकी एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर से क्यों महसूस हो रही है? अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है, तुम कौन हो? और हमारा हाजिन जो होता है वो भी इस बात से काफी हैरान होता है कि मास्टर जहां पर उसके पुराने सेल्फ पर कैसे पहुंच गए। तो यहां पर हमारी एपिसोड 195 का एंड होगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 196 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन अंदर फिस्ट गार्ड के साथ बैठकर बात कर रहा था, जबकि बाहर उसके साथियों को रोक लिया गया होता है। तो शाओलिन का मॉन्क उन लोगों से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे फिस्ट गार्ड एक बहुत ही अच्छे इंसान है और वो कभी भी यहाँ पर उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, यानी तुम्हारा यंग मास्टर अंदर बिल्कुल सेफ है। तो मास्टर गू से कहता है कि हमें यहाँ पर इस बार में कोई परेशानी भी नहीं है और ना ही हमें यहाँ पर इस बार में कुछ सोचने की जरूरत भी है, क्योंकि फिस्ट गार्ड चाहे यहाँ पर कितने ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, लेकिन है तो वो एक शाओलिन के मॉन्क ही। और हमारे डिमोनिक सेक्टर के अंदर भी शाओलिन के ट्विन गार्ड्स के बारे में काफी ज्यादा चर्चे हैं, यानी कि फिस्ट गार्ड एक ऐसे इंसान है जो कि कभी भी किसी के ऊपर इस तरह से अटैक नहीं करते कि उसे जान से मार डालें। तो हम लोग यहाँ पर इस बारे में इसलिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है कि अगर फिस्ट गार्ड और यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के बीच में कोई फाइट होती भी है तो वो उन्हें नहीं मारेंगे। तो एबर्ट जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है, अमिताभ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे फिस्ट गार्ड के बारे में इस तरह की बातें करने का। लेकिन जहाँ पर हमारे डोंगपिल को दिखाता है कि वो अपनी सोच में वहां पर गुम होता है, तो मास्टर गू से कहता है कि गार्ड माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ डोंगपिल तुम किस तरफ देख रहे हो और किस सोच में गुम हो? हमने यहाँ पर कहा ना कि इसलिए तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं, हमारे यंग मास्टर सेफ रहेंगे। जब किसी के साथ डोंगपिल उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि अगर फाइट हो ही जाती है तो फिर कैसे यहाँ पर शाओलिन को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, कौन कौन से तरीकों से यहाँ पर शाओलिन को बर्बाद किया जा सकता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो ये बात सुनते ही एबर्ट जो होता है वो कहता है कि तुम तो एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने यहाँ पर क्या कहा है? तुम्हारा डोंगपिल कहता है कि हम लोगों के बीच में और तुम्हारे बीच में कोई समझौता नहीं है, और अगर यहाँ पर फाइट होती है और मैं क्योंकि यहाँ पर अपने यंग मास्टर का गार्डियन हूँ, चाहे वो यंग मास्टर को जान से ना भी मारे, लेकिन इसके बावजूद हमें यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा और तुम्हारे शाओलिन को बर्बाद करना ही पड़ेगा। तो ये बात सुनती मास्टर गू भी वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे डोंगपिल की जिम्मेदारी बाकी में बहुत ज्यादा हैवी है। अगर यहाँ पर फाइट होती है तो डोंगपिल क्योंकि उसका पर्सनल गार्ड है तो उसे यहाँ पर एक्शन लेना ही पड़ेगा, और इसलिए मुझे भी अब यहाँ पर फुल ऑन एक्शन में रहना पड़ेगा, किसी वक्त भी यहाँ पर फाइट करना पड़ सकती है। तो यही पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डिमोनिक कल्ट का दिखाते हैं, जहां पर हमारे डीमन लॉर्ड जो होते हैं वो बैठे होते हैं और जनरल स्ट्रेटजिस्ट उसके पास आकर उसे कहते हैं कि एक बुरी खबर है, हमारे यंग मास्टर शाओलिन में चले गए और शाओलिन यहाँ पर से इतनी दूर है कि हम लोग यहाँ पर से उनके लिए मदद भी नहीं भिजवा पाएंगे। तो डीमन गार्ड उसे कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी एनर्जी के थ्रू यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि फिस्ट गार्ड उसके सामने बैठा है, वो बुढ़ा मॉन्क उसके सामने बैठा है, तो तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जो जनरल स्ट्रेटजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि आप यहाँ पर से उसे देख पा रहे हैं? वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर से उसकी डिमोनिक एनर्जी के थ्रू से सब कुछ देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि उसके सामने जो बंदा बैठा है वो ट्विन गार्ड्स में से एक है, यानी कि वो फिस्ट गार्ड है। वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन उसके बारे में एक बात फेमस है कि वो कभी किसी को मारने के लिए अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज नहीं करता। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप पहले उससे मिल चुके हैं। तो वो कहता है हाँ मैं उससे मिल चुका हूँ, उस वक्त मेरी एज तकरीबन 20-25 साल होगी जब मैं पहली बार उससे मिला था। उस वक्त मेरे अंदर काफी ज्यादा जोश था और जज्बा था कि मैं पूरे शाओलिन को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन वो मॉन्क मेरे रास्ते में आया। उस वक्त उस मॉन्क के साथ मेरी फाइट होने वाली थी, लेकिन उस मॉन्क ने वहां पर मुझसे फाइट नहीं की। तो जनरल स्ट्रेटजी उसे कहते हैं लेकिन उसने फाइट क्यों नहीं की? तो हमारा जो डीमन गार्ड होता है उसे बताता है क्योंकि उस मॉन्क ने कहा कि उसे डर लगता है। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहता है कि उस वक्त भी आप इतने ही खतरनाक और पावरफुल थे? तो वो कहता है नहीं, इस बात से नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि वो किसी और बात से डरता था, क्योंकि अगर यहाँ पर फाइट होती भी है तभी वो कभी भी यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट के साथ मुझे जान से मारने की कोशिश नहीं करेगा, जबकि मैं उसे जान से मार डालता। इसी वजह से उसने इस फाइट करने से मना कर दिया, उसने मेरे साथ फाइट की ही नहीं। लेकिन मुझे आज भी यहाँ पर याद है कि वो एक बहुत ही कमाल का इंसान है। हालांकि वो एक कमाल का इंसान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यंग मास्टर पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि वो यंग मास्टर के ऊपर कभी भी अटैक करके उसे मारेगा नहीं। हालांकि फिस्ट गार्ड के पास जो मार्शल आर्ट्स है वो कंप्लीट मार्शल आर्ट्स है और वो भी अल्टीमेट लेवल की मार्शल आर्ट्स है। जिस तरह मेरे पास यहाँ पर अल्टीमेट लेवल की गार्ड की पावर्स हैं, वैसे उसके पास भी यहाँ पर अल्टीमेट गार्ड पावर्स हैं, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट्स है। लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर एक चीज की कमी है और वो किलिंग इंटेंट की कमी है। वो किसी को भी जान से मारने के लिए अटैक नहीं करता। यहाँ पर फर्क
इस बात से पड़ता है कि हमारा सियोर यांग क्या करता है, क्या हमारा यंग मास्टर वहां पर उसको मना पाएगा, क्योंकि उसको मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो एक ट्रू मास्टर है जो कि सिर्फ और सिर्फ राइटियसनेस को ही फॉलो करता है, और अगर अभी तक वो वहां पर है तो वो राइटियसनेस का ही साथ देगा, वो कभी डिमोनिक साइड का साथ नहीं देगा। अब मैं जहां पर ये देखना चाहता हूं कि हमारा यंग मास्टर क्या उसे मना पाएगा, क्योंकि अगर उसने शाओलिन को मना लिया तो फिर उसके हाथ में एक बहुत ही पावरफुल फोर्स आ जाएगी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमें शाओलिन का दिखाया जाता है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि एपिसोड का एंड वहां पर हुआ था जहां पर फिस्ट गार्ड ने हमारे हाजिन से पूछा था कि क्या तुम चुन हाजिन को जानते हो, क्योंकि तुम्हारे पास से में शैडो की एनर्जी महसूस हो रही है, और ये शैडो की एनर्जी एक ही बंदे ने स्पेशलाइज मास्टर की हुई थी और वो असैसिन किंग था। तो हमारा हाजिन उनकी बात सुनने के बाद हैरान होकर बैठा होता है, और इसी के साथ ही वो उनसे पूछता है कि आप शैडो की के बारे में जानते हैं। तो वो कहता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो वो उसे कहता है कि जरा उसके बारे में और बताओ, डार्क शैडो की के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं। तो मास्टर उसे कहता है कि मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है लेकिन तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूं। डार्क शैडो की एक बहुत ही रिमार्केबल डिवाइन आर्ट थी, एक ऐसी आर्ट जिसके अंदर बहुत ही कम फ्लॉज थे, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल आर्ट थी, जिसके अंदर शाओलिन के अलावा बाकी के 9 मार्शल क्लैंस जो थे, राइटियस सेक्टर्स की सारी मार्शल आर्ट्स को मर्ज करने के बाद एक नई आर्ट बनाई गई थी, और वो आर्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बना पाया था, और उसको असैसिनेशन किंग का टाइटल दिया गया था। वो असैसिन किंग एक बहुत ही पावरफुल था जो कि डैम सोयोंग के साथ काम करता था। लेकिन मुझे तुम्हारे पास से वही डार्क शैडो की एनर्जी महसूस हो रही है, और सिर्फ डार्क शैडो की एनर्जी नहीं बल्कि मुझे तुम्हारे पास यहाँ पर डिमोनिक आर्ट्स भी महसूस हो रही है। ऐसे लगता है जैसे कि तुमने यहाँ पर उन सारी आर्ट्स को मर्ज करके एक नई डिमोनिक आर्ट बना ली हो। तुम्हारा हाजिन जो होता है यहाँ पर उनसे बात करता है और उन्हें परसुएट करने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर डार्क शैडो आर्ट वाले किसी मास्टर को नहीं जानता, और बस बाई चांस उसे ये टेक्निक मिल गई थी और उस टेक्निक को उसने यहाँ पर अपनी डिमोनिक आर्ट्स के साथ मर्ज करने के बाद से पहले से बेहतर बना लिया है। तो मास्टर जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद जो होते हैं वो उसे कहता है कि मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन उल्टा तुम मुझसे यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हो। तो हमारा हाजिन कहता है कि आपको इससे ज्यादा कोई जवाब मिलने वाला है भी नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर जिस बंदे के बारे में जानना चाहते हैं वो तो मर चुका है। असैसिन किंग के मरने के बाद अब ये समझ लें कि अब मेरे पास उसकी आर्ट्स है, और जैसे कैसे मुझे ये आर्ट्स मिल चुकी हैं। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इस बारे में परेशान नहीं है कि मेरे पास डार्क शैडो की क्यों है, बल्कि आप इस बारे में चिंतित है क्योंकि यहाँ पर डार्क शैडो की जिस टेक्निक से बनाई गई थी उसके अंदर शाओलिन आर्ट भी थी, और कहीं आप ये जानना चाहते हैं कि कहीं ये आर्ट जो है यानी आपकी शाओलिन की आर्ट डिमोनिक सेक्टर के अंदर सभी के पास तो नहीं चली गई। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आर्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास और किसी और के पास भी नहीं है। तो मास्टर उठकर खड़े हो जाते हैं और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा करता हूँ कि तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि शाओलिन की प्रॉब्लम क्या है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर राइटियस दुनिया के अंदर जो करप्शन हो रही है उसको खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो हमारा हाजिन कहता है तो बताइए सर आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो मास्टर उससे अपनी डिवाइन आर्ट्स के बारे में बताते हैं कि हमारे पास कभी यहाँ पर 72 डिवाइन अल्टीमेट आर्ट्स हुआ करती थी, यानी कि शाओलिन की हिस्ट्री क्योंकि 1000 साल पुरानी है और कहा जाता है कि सारी की सारी मार्शल आर्ट्स शाओलिन टेंपल से ही निकली हैं। कभी हमारे पास यहाँ पर 72 मार्शल आर्ट्स हुआ करती थी जो हम अपने डिसाइपल्स को सिखाया करते थे, अपने मंक्स और अपने शाओलिन के जितने भी हमारे मानने वाले थे उन सभी को सिखाई जाती थी। लेकिन वो ओरिजिनल आर्ट्स में से 22 आर्ट्स ऐसी हैं जो कि इस वक्त डैम सोयोंग के हाथ लग चुकी हैं। डैम सोयोंग ने उसकी ओरिजिनल कॉपीज को चोरी कर लिया, मुझे नहीं पता कैसे बस उसने उनको चोरी कर लिया, और उसके बाद से हमारे पास यहाँ पर जो पड़ी हुई है वो सारी की सारी फेक पड़ी हुई है। ये बात सुनते ही हाजिन काफी हैरान होता है और कहता है कि आपकी शाओलिन की सुप्रीम आर्ट्स डैम सोयोंग के हाथ में क्या कर रही हैं, और वो भी कोई थोड़ी नहीं बल्कि पूरी 28 मार्शल आर्ट्स की बुक्स उसके पास हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ यही तो बात है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या तुमने कभी गू पॉइजन के बारे में सुना है। तुम्हारा हाजिन उससे भी यहाँ पर एक और झटका लगता है क्योंकि हमारा हाजिन जो है वो गू पॉइजन वाले कीड़े से अच्छी तरह से वाकिफ है, क्योंकि जब वो यहाँ पर असैसिन किंग हुआ करता था उस वक्त उसकी बॉडी के अंदर गू पॉइजन वाला कीड़ा था, और उसके साथ साथ जितने भी वहां पर बच्चे थे जिनको असैसिन बनने के लिए ट्रेन किया जाता था, डैम सोयोंग कमीने ने उन सभी की बॉडी के अंदर वही गू पॉइजन वाला कीड़ा डाला था। तो शाओलिन के मॉन्क जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर गू पॉइजन वाला जो कीड़ा है वो हमारी शाओलिन की आधे से ज्यादा जो सुप्रीम लेवल के एल्डर्स हैं उन सभी की बॉडी के अंदर है। ये बात सुनते ही हमारे हाजिन को और भी बड़ा झटका लगता है, वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हमारे एबिड क्या वो सेफ है। तो वो कहता है नहीं एबिड भी नहीं, एबिड भी सेफ नहीं रह पाया, हमें नहीं पता उस कमीने ने ये कैसे किया, लेकिन उसने यहाँ पर हमारी आधे से ज्यादा एल्डर्स ऐसे यानी शाओलिन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी के अंदर उसने गू पॉइजन वाला कीड़ा डाल दिया है। तो हमारा हाजिन उनसे उनको आगे डिटेल बताना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि गू पॉइजन वाला कीड़ा क्या करता है। अगर वो कीड़ा आपकी बॉडी के अंदर है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। जब अचानक से आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, आपकी आंखों से खून रिसना शुरू हो जाता है, जहां तक कि आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है, आपका सांस बंद होना शुरू हो जाता है, और आपके इंटरनल ऑर्गन्स ऐसे लगता है जैसे कि उन्हें कोई चीज अंदर से खा रही है। और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अगर डैम सोयोंग अपने पास से बनाई हुई स्पेशल पिल आपको देता रहे। जब तक वो अपनी स्पेशल बनाई हुई पिल आपको देता रहेगा तब तक आप यहाँ पर उस कीड़े
से बचे रहेंगे। जैसे यहाँ पर उस कीड़ा आपकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होगा तब आपको डैम सोयोंग के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और उसे पिल लेनी पड़ेगी। तो फिश गार्ड उसे कहता है कि लड़के तुम इस कीड़े के लक्षणों के बारे में इतने अच्छे से कैसे जानते हो? तो हमारा हाजिन उन्हें बताता है क्योंकि मैं भी कभी यहाँ पर उस कीड़े को अपनी बॉडी के अंदर रख चुका हूँ, यानी कि मैं इस सब पीड़ा से निकल चुका हूँ। मुझे पता है कि गू पॉइजन वाला कीड़ा कितना ज्यादा खतरनाक है, कभी वो कीड़ा मेरी बॉडी के अंदर हुआ करता था। तो जहां पर हमारी एपिसोड 196 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे हाजिन के पास गू पॉइजन वाले कीड़े को इनकी बॉडी से निकालने का कोई तरीका है या नहीं है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 197 के साथ हाजिर हूं। तो हमारा हाजिन जो होता है वो लास्ट एपिसोड के एंड पे मास्टर को बताता है, इस मॉन्क को बताता है कि कभी गू पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर भी था और उसने उस कीड़े को अपनी बॉडी के अंदर से निकाला था और वो एक बहुत ही मुश्किल दौर था। तो इस बात से मॉन्क बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें ये कीड़ा कहाँ से मिला था? तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये कीड़ा कहाँ से मिला होगा? क्योंकि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर बनने के बाद किसी के अंदर इतनी हिम्मत है जो मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन डाल सके। यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर का यंग मास्टर बनने से पहले की बात है जब मेरी हालत बहुत ज्यादा मिजरेबल हुआ करती थी। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहां पर मास्टर से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों को पॉइजन किस तरह से दिया गया है? तो मॉन्क उसे कहता है कि मैं जहां पर सारी जिंदगी इस माउंटेन के ऊपर ही रहा हूं और जहां पर सर्कुलेशन में से बाहर नहीं निकला, मुझे यहाँ पर नहीं पता कि शाओलिन के लोग अब यहाँ पर किस तरह से सर्वाइव कर पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो राइटियस फैक्शन के लोग हैं, डैम सोयोंग ने कैसे यहाँ पर उनकी बॉडी के अंदर ये पॉइजन डाला है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी डॉक्टर्स को हमने यहाँ पर बुलाया था उनका इलाज करने के लिए, जिन लोगों की बॉडी के अंदर गू पॉइजन है, यहाँ पर उनकी पल्स को चेक करने पर उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया और जो डॉक्टर भी उनका इलाज करने के लिए आया उसकी बॉडी के अंदर भी गू पॉइजन चला गया, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर भी पॉइजन आ गया। इसी वजह से अब यहाँ पर कोई भी डॉक्टर हमारा इलाज नहीं करना चाहता। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बच्चे बेचे गए जिनकी बॉडी के अंदर ये पॉइजन था, यानी कि हो सकता है कि उन बच्चों की बॉडी के अंदर जबरदस्ती यहाँ पर इस पॉइजन को डाला गया, खाने के जरिए से उनकी बॉडी के अंदर डाला गया होगा। ये कीड़ा उनके मुंह के अंदर था और जब यहाँ पर वो आए तो यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने जब उनको एग्जामिन किया, उनकी पल्स को चेक किया, हमारे शाओलिन एबर्ट ने और यहाँ पर दूसरे एल्डर्स ने, तो वो पॉइजन उनकी बॉडी के अंदर भी जाना शुरू हो गया। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जो यंग मास्टर होता है बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि डैम सोयोंग ने यहाँ पर ऐसा कौन सा तरीका बना लिया जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता कि वो कैसे यहाँ पर पॉइजन उनकी बॉडी के अंदर डाल रहा है। तो इसी के साथ ही मॉन्क उसे कहता है कि यंग डिमोनिक ड्रैगन, मैं यहाँ पर अब तुमसे ये कह रहा हूँ कि क्या तुम यहाँ पर हमारी मदद कर सकते हो? हालांकि मुझे पता है कि मैं शाओलिन का एक मॉन्क और मैं यहाँ पर किसी के सामने, अपने बुद्धा के अलावा किसी के सामने यहाँ पर भीख नहीं मांग सकता कि हमारी मदद करो, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे कह रहा हूँ क्या तुम यहाँ पर हमारे लिए ये कर सकते हो? तो हमारा जो हाजिन होता है उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, मुझे पता है कि कैसे यहाँ पर इस पॉइजन कीड़े को बॉडी से निकाला जाता है। तो मॉन्क इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो हमारा हाजिन कहता है लेकिन मेरी एक शर्त होगी, तुम्हें मेरी एक कंडीशन को मानना पड़ेगा तभी मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर तुम्हारे सभी लोगों का इलाज कर दूं तो तब से तुम लोग यहाँ पर शाओलिन के अंदर यानी म्यूरियम के अंदर जो कुछ भी बुरा हो रहा है उस सब में इंटरवीन करो। आज के बाद से तुम लोग यहाँ पर जो कुछ भी बुरा होगा, जो भी कोई बुरा करेगा उसे यहाँ पर डांटोगे क्योंकि तुम लोग यहाँ पर सभी के गॉडफादर की तरह हो। तो मॉन्क कहता है कि ठीक है मैं ये मानने को तैयार हूँ। और इसी के साथ ब्लड गू के बारे में बताया जाता है कि वो कीड़ा किस तरह का, वो एक बहुत ही खतरनाक कीड़ा है जो कि स्पेशली उसने अपनी एक असैसिनेशन टीम के लिए रखा हुआ था। डैम सोयोंग के पास एक बहुत ही खास किस्म की असैसिनेशन यूनिट थी जिसमें यहाँ पर हमारा हाजिन भी था। चुन हाजिन जो पहले कभी यहाँ पर असैसिनेशन किंग हुआ करता था, उसकी बॉडी के अंदर भी कीड़ा था। तो चुन हाजिन कहता है कि अपनी जिंदगी में मैंने इस कीड़े को अपनी बॉडी से निकालने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मैं अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहा, मैंने बार बार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए लेकिन मैं उस कीड़े को अपनी बॉडी से नहीं निकाल पाया। यहाँ तक कि एंड के ऊपर जब मैं उस कीड़े को अपनी बॉडी से निकाल पाया तकरीबन मैं अधमरा हो गया था। वो टेक्निक जो थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, यहाँ तक कि मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इसी वजह से मैं यहाँ पर उस टेक्निक को तो नहीं अपनाना चाहता, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी है तो डिमोनिक एनर्जी के साथ मैं यहाँ पर इस कीड़े को रिएक्ट करके इनकी बॉडी से बाहर निकाल सकता हूँ। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो शाओलिन के एबर्ट के पास जाता है और एबर्ट जो होता है वो काफी लंबे समय से यहाँ पर उस कीड़े की वजह से पॉइजन आइड होते हैं। तो वो जाकर उसकी पल्स को महसूस करता है और कहता है मैं यहाँ पर पहले अपनी डिमोनिक एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर डालता हूँ और साथ ही वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर डालता है ताकि वो पैरासाइट की लोकेशन को ढूंढ सके कि आखिर वो कीड़ा इसकी बॉडी के अंदर कहाँ पर छुपा हुआ है। हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उसकी एनर्जी के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर जाता है। जब वो जाकर देखता है तो वहां पर ब्लड वेसल्स के अंदर वहां पर उसे दिखाई देता है कि शायद इस जगह के ऊपर कीड़ा हो सकता है। तो हाजिन
कहता है कि ये वो लोकेशन है और साथ ही वहां पर जाकर वो एनर्जी को उसके अंदर इम्ब्यूट करता है, लेकिन वहां पर से कीड़ा रिएक्ट नहीं करता। तो हमारा हाजिन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये वो कीड़ा नहीं है जिस कीड़े के बारे में मैं जानता हूं, इसका मतलब यह है कि डैम सोयुंग ने इस कीड़े को इवॉल्व किया है। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उस कीड़े की वजह से खुद भी पॉइजन आइड हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसकी जहां पर वो कीड़े को अपनी एनर्जी के साथ निकालने की कोशिश कर रहा था वहां से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं और उसे पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। यानी कि हमारे हाजिन के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है किसी की बॉडी के अंदर से कीड़े को निकाल पाना। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डिमोनिक सेक्टर का दिखाता है कि जनरल स्ट्रेटजिस्ट के पास एक मैसेज आता है और उसे कहा जाता है कि हमने कुछ अर्सा पहले एक लड़की, एक कमीनी लड़की जिसका नाम बैंग रियोंग था, उसको पकड़ा था और उसे यहाँ पर ठंडा प्रिजन के अंदर रखा गया है। उसे यहाँ पर से शाओलिन टेंपल में भेजना होगा, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और साथ ही उसे कहता है कि साथ ही तुम्हें यहाँ पर एक और काम करना है और वो ये काम है कि तुम्हें यहाँ पर से अपने 300 सोल्जर्स को नॉर्थ की तरफ भेजना है। तो हमारे जो जनरल स्ट्रेटजिस्ट होते हैं वो इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आई कि पहले एक कैदी लड़की को जो कि कमीनी पॉइजन डीमन है उसे वहां पर भेजा जाए शाओलिन में और दूसरी तरफ यहाँ पर 300 सोल्जर्स को हम लोग नॉर्थ की तरफ भेजें। इसका मतलब यह है कि राइटियस आर्मी को तो पता चल जाएगा, डैम सोयुंग इस बात का पता लगा लेगा कि हमारी आर्मी आगे की तरफ बढ़ रही है। थोड़ी देर सोचने के बाद जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहता है मुझे लगता है कि वो एक कदम पहले ही आगे की सोच रहा है, इसी वजह से वो यहाँ पर आर्मी को मंगवा रहा है नॉर्थ की तरफ। ऐसा उसने कहा बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो इसी के साथ तकरीबन 15 दिन गुजर जाते हैं और 15 दिन के बाद दिखाता है कि मॉन्क हमारे हाजिन के पास आता है और उसे कहता है क्या कोई प्रोग्रेस है। तो वो कहता है कि हाँ बहुत ही जल्दी हमें यहाँ पर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वो कहता है कि हमने यहाँ पर जो पता लगाया है उसके मुताबिक तुमने कहा कि वहां पर उनकी बॉडी के अंदर गू पॉइजन के अंडे थे, यानी कि वहां पर कीड़ा नहीं था बल्कि अंडों के साथ इनको पॉइजन दिया गया है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर उनकी बॉडी के अंदर गू पॉइजन के अंडे थे, जो क्योंकि जब यहाँ पर कोई उनका एग्जामिनेशन करने के लिए आता, उनकी पल्स को चेक करता तो वो अंडे इतने छोटे थे कि वो अंडे यहाँ पर आम आंख से दिखाई नहीं देते। और जब उनको हाथ लगाया जाता पॉइजन वाले मरीजों को तो इसी के साथ ही वो डॉक्टर्स की बॉडी के अंदर भी चला जाता। यहाँ तक कि मैं एक डिमोनिक मास्टर जैसे वहां पर मैंने चेक किया तो वो पॉइजनस एग जो थे वो मेरी बॉडी के अंदर आना शुरू हो गए। उसमें से कुछ अंडे जो थे मेरे हाथ के ऊपर थे और मैं जहां पर उनको देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने जहां पर उनको क्रैक किया, यानी कि मैंने उनको अपनी डिमोनिक एनर्जी को जब इनहेंस किया, क्योंकि मैं एक सुप्रीम डीमन राम का मास्टर हूं, इसी वजह से मैंने जहां पर उन अंडों को ट्रेस किया और उन अंडों को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे जैसे मास्टर के लिए भी ये काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि डैम सोयोंग कमीना जहां पर शाओलिन और वुडेंग सेक्टर को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, क्योंकि उसे भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि शाओलिन और वुडेंग सेक्टर की बेस 1000 साल पुरानी है और वो लोग कभी भी उसके सामने इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकेंगे। इसी वजह से उस कमीने ने ये सब कुछ किया है। तो मास्टर मॉन्क कहता है कि डैम सोयंग वो एक मॉन्स्टर है, वो एक राइटियस इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा जो माडोंग होता है वो उसके पास आता है और कहता है कि यंग मास्टर वो आ गई है। तो हमारा यंग मास्टर जो होता है वहां पर कैरेज में जाता है, वहां पर जाने के बाद से कहता है कि अब जल्दी से तुम्हें यहाँ पर हमें हमारी मदद करनी होगी। तो वो कहती है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरे मास्टर कहाँ पर है तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तो हमारा हाजिन कहता है कि मैं तुम्हारी मास्टर के बारे में जानना भी नहीं चाहता, मैं बस यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि गू पॉइजन वाले कीड़े को कैसे बॉडी से निकाला जाए। तो वो कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें गू पॉइजन वाले कीड़े को निकालने का कोई तरीका बताऊंगी, और वैसे भी तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी के साथ तुम उसे नहीं निकाल सकते। हमारा हाजिन जो होता है उसके सर के ऊपर हाथ रखता है, अपनी सोल सप्रेशन टेक्निक को यूज करता है और उसे कहता है कि यहाँ पर मेरे सामने बकवास करना बंद करो, चुपचाप मुझे तरीका बताओ कि कैसे यहाँ पर उसका इलाज किया जा सकता है, कैसे यहाँ पर उस कीड़े को बॉडी से निकाला जा सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा माडोंग जो होता है वो कहता है कि मैंने यंग मास्टर को पहले कभी इस टेक्निक को यूज करते हुए नहीं देखा, लेकिन ये सोल सप्रेशन टेक्निक बहुत ज्यादा कमाल की है, जिससे वो यहाँ पर किसी को भी उसकी सोल को सबमिट करने पर मजबूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बैंग रियोंग का बाप भी बोलेगा। तो बैंग रियोंग जो होती है वहां पर उसे बताना शुरू कर देती है और उसे कहती है क्योंकि तुम्हारे पास डिमोनिक आर्ट्स है, डिमोनिक एनर्जी है, तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम यहाँ पर इस कीड़े का इलाज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर पहले उन कीड़ों या फिर उन अंडों को डोरमेंट करना होगा, उन्हें सुलाना होगा। तुम्हारा हाजिन कहता है लेकिन मैं यहाँ पर ब्लड पॉइजन वाले गू कीड़े को सुलाऊंगा कैसे, या फिर उनके अंडों को कैसे सुलाऊंगा, इसके लिए मुझे यहाँ पर कोई चीज चाहिए होगी। तो वो कहते हैं कि हाँ इसके लिए यहाँ पर एक एंटीडोट यूज होता है, वो एंटीडोट 10 कलर वाला वो फ्लावर है जो कि डैम सोयुंग अपने गार्डन में उगाता है। तुम्हें 10 कलर वाले जीवा फ्लावर की जरूरत पड़ेगी। 10 कलर वाले जीवा फ्लावर को अगर यहाँ पर यानी उसकी खुशबू के अगर यहाँ पर एक मरीज को सुंघा दिया जाए तो उसकी बॉडी के अंदर जो कीड़ा है वो कीड़ा वहीं पर सो जाएगा और उसके बाद तुम अपनी डिमोनिक नेचर के साथ उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो या फिर बॉडी से बाहर निकाल सकते हो। तो आज मुझे यहाँ पर फाइनली पता चला इतने चैप्टर्स गुजरने के बाद, इतनी एपिसोड्स होने के बाद कि कमीना डैम सोयुंग है जहाँ पर गार्डनिंग कर क्यों रहा था, यहाँ पर इन फूलों का क्या मकसद था कि वो यहाँ पर 10 कलर वाले फूल ढूंढ रहा था।
तो एपिसोड की शुरुआत में राइटियस लाइंस के लीडर दैम सोयोंग को दिखाता है कि उनके पास एक मास्टर खड़ा होता है जो तो वो एल्डर उसे कहता है कि सर मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आपको उस लड़के के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो लड़का गोंग जैची जो कि हाउ फैक्शन का यंग मास्टर है, मुझे लगता है कि वो अपनी किसी चाल के ऊपर है। और तो दैम सोयोंग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर उस लड़के से जेलस हो रही हो। तो एल्डर उसे कहते हैं नहीं मैं उससे जेलस क्यों होऊंगा। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं आप यहाँ पर इस बात को देख सकते हैं कि वो बंदा हमारा दुश्मन है और उसी की वजह से यहाँ पर ड्रैगन क्लैन हेड मारा गया, यानी कि बैगर सेक्टर का किंग जो था वो भी यहाँ पर उसी की वजह से मारा गया है। तो दैम सोयोंग उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ और मैं उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं करता और ना ही मैं उसके ऊपर भरोसा करने वाला हूँ, लेकिन साथ ही मेरे पास यहाँ पर कुछ अलग वजह हैं जिनकी वजह से मैं उस लड़के के ऊपर भरोसा करने को तैयार हूँ, यानी कि मैं उस लड़के की एबिलिटीज को देख रहा हूँ। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर उसकी एबिलिटीज के ऊपर इसलिए भरोसा करता हूँ। अगर मैं तुमसे पूछूं मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम यहाँ पर एक कितना बड़ा इंटेलिजेंट नेटवर्क चला सकते हो, हाउ सेक्टर के जितना बड़ा इंटेलिजेंट नेटवर्क। लेकिन जब तुम्हें पता हो कि हाउ फैक्शन एक बहुत ही कमजोर फैक्शन है, यानी कि तुम्हारे पास पावर हाउस नहीं है, तो क्या तुम इसके बावजूद यहाँ पर हमारी अलायंस के साथ फाइट मोल लेना चाहोगे। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर खामोश हो जाते हैं। तो साथ ही उसे कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये करना ठीक होगा, मैं कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो अपनी एबिलिटीज की वजह से यहाँ तक पहुंचा है तो मुझे लगता है ये गलत बात है, क्योंकि उसके पीछे यहाँ पर सॉर योंग है जो कि डिमोनिक कर्ल का यंग मास्टर है। सिर्फ और सिर्फ उसकी बैक स्पॉट की वजह से वो यहाँ तक पहुंच पाया है। तो दैम सोयोंग उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम यहाँ पर से जाकर डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर के साथ कोई डील कर पाते, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि दूसरी तरफ से राइटियस अलायंस है जो कि ज्यादा पावरफुल है। राइटियस अलायंस के साथ इस वक्त बाकी के सभी सेक्टर्स हैं जबकि डिमोनिक सेक्टर अकेला है। तो बताओ कि क्या तुम योंग जैची होते तो क्या तुम जाकर डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर के साथ डील करते हमारी अलायंस से फाइट करने के लिए। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हमारे हारने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसी वजह से मैं कभी भी यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर के साथ बिल्कुल भी डील नहीं करता, ना ही यहाँ पर उसका साथ देता, बल्कि मैं यहाँ पर आप लोगों का साथ देता, राइटियस अलायंस का साथ देता। तो दैम सोयोंग उसे कहता है कि यही वजह है कि मैं यहाँ पर उस लड़के को पसंद कर रहा हूँ कि उस लड़के के एक्शंस और उस लड़के की एबिलिटीज काफी ज्यादा कमाल की हैं। तो इसी के साथ ही बाहर से एक और एल्डर भागता अंदर आता और कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक अर्जेंट न्यूज है। डिमोनिक सेक्टर के अंदर से पूरे 300 वॉरियर्स को निकाला गया है। 300 वॉरियर्स इस वक्त हमारे नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने रास्ते में आने वाले बेक्सैंग गेट को भी बर्बाद कर दिया है। तो ये बात सुनने के बाद दैम सोयोंग उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये क्या हो सकता है, आखिर वो लोग यहाँ पर अपने सोल्जर्स को क्यों भेज रहे हैं। और साथ ही वो उससे पूछते हैं कि आयरन फोर्सेस की फाइनल डेस्टिनेशन क्या हो सकती है। तो एल्डर उनसे कहता है कि सर जिस तरह से वो लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो हीनान में पहुंच जाएंगे। और हीनान में इस वक्त सबसे बड़ा सेक्टर तो माउंट सूंग के ऊपर शाओलिन टेंपल है, तो वो शाओलिन टेंपल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात सुनते ही दूसरा एल्डर कहता है कि क्या वाकई में वो लोग शाओलिन टेंपल की तरफ आगे बढ़े। तो मास्टर दैम सोयोंग वहां पर अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर वाकई में शाओलिन टेंपल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन शाओलिन टेंपल की तरफ अपने सोल्जर्स को लेकर आगे बढ़ने का मतलब एक जंग स्टार्ट करना है। लेकिन क्या वो लोग यहाँ पर जंग स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर शाओलिन टेंपल से जंग करनी भी है तब भी यहाँ पर कम से कम 1000 सोल्जर्स चाहिए होते, लेकिन ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 300 सोल्जर्स को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वो लोग जंग करने के लिए नहीं बल्कि हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने सोल्जर्स को निकाल रहे हैं। उनका मकसद कुछ और हो सकता है। तो इसी के साथ ही वो वहां पर सोच रहे होते हैं और अपने साथियों से कहता है कि तुम में से किसी को भी वहां पर उस तरफ अपने सोल्जर्स को भेजने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि हेवन एंड अर्थ पवेलियन के लोगों में इमरजेंसी नेटवर्क को टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखो। उनसे कहो कि हर एक न्यूज मेरे तक पहुंचती रहनी चाहिए। और साथ ही वो उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जहां पर अपने नेटवर्क को ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ की तरफ पूरी तरह से फैला दो, साउथ को छोड़कर। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर कहता है लेकिन सर वो साउथ की तरफ से नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फिर आप क्यों चाहते हैं कि हम लोग साउथ की तरफ अपने नेटवर्क को ना भेजें? तो ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। तो मास्टर दैम सोयोंग उनसे कहता है कि यहाँ पर फोकस करो, तुम यहाँ पर शायद फोकस नहीं कर पा रहे। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ 300 लोगों के साथ जंग स्टार्ट नहीं की जा सकती। अगर यहाँ पर डिप्लोमेसी की बात की जाए या फिर यहाँ पर पावर हाउसेस की बात की जाए तो सिर्फ 300 वॉरियर्स काफी नहीं है जंग स्टार्ट करने के लिए। 300 वॉरियर्स तो यहाँ पर हमारी 4 फैमिलीज इकट्ठी हो जाए तो वो उनको वाइप आउट कर देंगे। इसका मतलब यह है कि ये फाइट स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि उन लोगों का मकसद यहाँ पर इन 300 सोल्जर्स को भेजकर एक फाइट स्टार्ट करना नहीं है, बल्कि उनका मकसद यहाँ पर मेरे तक पहुंचना है। अब यहाँ पर कुछ हफ्ते गुजरते हैं और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शाओलिन टेंपल के अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि शाओलिन टेंपल के लोगों ने पहले अपने दरवाजे बंद किए हुए थे, जिसकी वजह से कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो पा रही। जबकि शाओलिन टेंपल के लोगों ने अंदर ही अंदर वहां पर वो खास 10 कलर वाले फ्लावर्स जो थे वो घांसू से अपने लिए मंगवाए हैं। वहां पर से वो टोकरियां भरकर बहुत सारे 10 कलर वाले फ्लावर्स मंगवाते हैं और उन फ्लावर्स को वहां पर यूज करते हैं ताकि उन फ्लावर्स की मदद से सभी लोगों की बॉडी के अंदर से उस पैरासाइट को निकाला जा सके, उस कीड़े को जो कीड़ा उनकी बॉडी के अंदर है। और हमारा जो हाजिन होता है वो पर्सनली यहाँ पर उनका जो एबर्ट है उसकी बॉडी के अंदर से कीड़े को निकालने में मदद कर रहा होता है। रूम के अंदर उन
उन 10 कलर वाले फ्लावर्स को जलाया जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर से खुशबू निकलती है और उस खुशबू की वजह से एबर्ट की बॉडी के अंदर जो कीड़ा होता है वो सो जाता है और हमारा हाजिन अब यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ उनकी बॉडी के अंदर से उस कीड़े को निकाल सकता है। तो थोड़ी देर के बाद हमारा हाजिन उनकी बॉडी से कीड़े को निकाल देता है। तो जैसे वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से कीड़ा निकल जाता है, इसी के साथ ही अब यहाँ पर दूसरी तरफ डैम सोयोंग को भी इस बारे में पता चल जाता है। तो उसका एक एल्डर भागता हुआ उसके पास आता है और आकर उसे इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है सर यहाँ पर हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पर कुछ डिमोनिक सोल्जर जो है वो माउंट सूंग के ऊपर शाओलिन टेंपल के अंदर चले गए हैं। तो मास्टर से कहता है मुझे पता है, और इसी के साथ ही जैसे वो एल्डर वहां पर फूलों की तरफ देखता है तो फूल मुरझा चुके होते हैं। जिन फूलों के अंदर ब्लड पैरासाइट होता है वो सारे के सारे फूल वहां पर मुरझा चुके होते हैं। तो वो कहता है कि सर इस बात का क्या मतलब है। तो डैम सोयोंग से कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि शाओलिन टेंपल के जितने भी लोगों को हमने पॉइजन दिया था उन सभी की बॉडी के अंदर से पॉइजन निकल चुका है। किसी कमीने ने यहाँ पर इस पॉइजन का तोड़ ढूंढ लिया है और इसका मतलब यह है कि वो कमीना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे है, वो मुझे मारना चाहता है। अगर उन्हें यहाँ पर पता है कि ये पॉइजन वहां पर शाओलिन टेंपल की बॉडी के अंदर मैंने डाला है तो उसका मतलब यह है कि वो मेरे पीछे जरूर आएंगे। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से हमें शाओलिन टेंपल का दिखाते हैं, जहां पर हमारे एबर्ट जो होते हैं वो ठीक होने के बाद हमारे यंग मास्टर हाजिन से बात कर रहे होते हैं और हाजिन से बात करते वक्त हमारा हाजिन जो होता है उनसे कहता है कि आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर फिश गार्ड ने बताई होगा कि मेरी डिमांड्स क्या हैं। तो एबर्ट उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी डिमांड्स क्या हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस तरह से आंखें बंद कर इन डिमांड्स को नहीं मान सकते। यानी कि तुम अगर यहाँ पर अच्छा करोगे तो फिर हम तुम्हारा साथ देंगे, अगर तुम बुरा करोगे तो फिर तुम्हें शाओलिन टेंपल से फाइट करना पड़ेगी। तुम्हारा हाजिन उनसे कहता है तो फिर आप यहाँ पर क्लियरली मुझे क्यों नहीं बता देते कि आप चाहते क्या है, क्या आप मुझसे फाइट करेंगे अगर कभी यहाँ पर वक्त आया। तो एबर्ट उसे कहता है कि ये क्लियरली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा हाजिन उनके जवाब को समझ जाता है कि उनके कहने का मतलब वही है जो उन्होंने पहले कहा है, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ बुरा करेंगे तो शाओलिन टेंपल हमारा दुश्मन है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कुछ बुरा नहीं करेंगे और अच्छाई का साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर शाओलिन टेंपल हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा और हमारा दोस्त बनकर साइड के ऊपर रहेगा। हमारा हाजिन उनसे कहता है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर से कीड़े को रिमूव किया, इसी के साथ ही दूसरी तरफ से डैम सोयोंग को पता चल गया होगा, क्योंकि ये कीड़े जो है ये अपने पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं और इन कीड़ों के पेरेंट्स जो थे उन फूलों के अंदर थे जो कि डैम सोयोंग के पास हैं। तो उसे पता चल चुका है कि तुम लोगों ने कीड़ों को निकाल दिया, इसका मतलब यह है कि अब तुम लोग यहाँ पर डैम सोयोंग के निशाने के ऊपर हो, अब तुम लोगों को ना चाहते हुए भी यहाँ पर म्यूरिम की इस फाइट का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। तो एबर्ट उसे कहता है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इस मसले को सुलझाने के लिए। और दूसरी तरफ हमारे हाजिन को दिखाता है कि हाजिन शाम के वक्त बाहर खड़ा वहां पर अकेला सोच रहा होता है कि उसने यहाँ पर आने के लिए इन सभी लोगों की मदद ली और यहाँ तक वो कभी भी इस तरह नहीं पहुंच पाता अगर ये सभी लोग उसका साथ नहीं देते। तो हमारी मिस रीन उसके पास आती है और आकर उसके पास खड़ी हो जाती है। वो दोनों वहां पर काफी देर के लिए बैठकर बातें करते हैं और फिर मिस रीन उसे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज और परेशान लग रहे हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ लेकर आती हूँ। और वो वहां पर अपने पास से वाइन निकालती है और उसे कहती है मुझे लगता है कि वाइन पीकर अपने गम को भुला देना चाहिए और तुम यहाँ पर जो कुछ भी सोच रहे हो कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे वो सब कुछ यहाँ पर तुम्हें भुला देना चाहिए, तुम यहाँ तक पहुंच तो गए हो। तो वो दोनों वहां पर बैठकर पीते हैं और उसके बाद हमारी जो मिस रीन उसे कहती है कल सुबह शाओलिन टेंपल जहां पर से आगे बढ़ने वाला है। शाओलिन टेंपल ने पहले यहां पर अपने मैसेंजर्स को आसपास के सेक्टर्स में भिजवा दिया है ताकि वो डैम सोयोंग के खिलाफ काम कर सके और बहुत सारे सेक्टर्स शाओलिन टेंपल की बात मानेंगे भी क्योंकि उनके पास यहां पर इसके सबूत भी हैं। तो वो बताओ क्या हम लोग भी यहां पर शाओलिन टेंपल के साथ ही कल जहां से निकलेंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है नहीं, मैं शाओलिन टेंपल के साथ नहीं जाने वाला, बल्कि मेरा मकसद कुछ और है। मैं यहां पर किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूं जिसका नाम सीक्रेट डीमन क्वीन है। तो सीक्रेट डीमन क्वीन वही कमीनी मास्टर है जिसने पिछली लाइफ में हमारे हाजिन को मारा था, जिसने उसकी गर्दन काटी थी। तो हमारा हाजिन अब यहाँ पर फैसला करता है कि वो सबसे पहले सीक्रेट डीमन क्वीन को ढूंढेगा और इसे मारेगा और अपना बदला लेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 198 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 199 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हीबी प्रोविंस में माउंट वुडैंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर मास्टर्स जो होते हैं वो माउंटेन के ऊपर खड़े होते हैं। तो उसी के साथ ही पीछे से एक मास्टर निकल कर आता है कि एल्डर उनके पास आता है, कहता है कि एल्डर आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, आपकी मेडिसिन खाने का वक्त हो चुका है, मैंने यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन तैयार करवाई है ताकि आप यहाँ पर उस मेडिसिन को खा सकें। तो मास्टर उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मुझे आप मेडिसिन की जरूरत है। मुझे आप मेडिसिन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो यहाँ पर मुझे मरना ही है और यहाँ पर उस पैरासाइट की वजह से हम लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा सफर कर चुके हैं कि हमारे बहुत सारे एल्डर्स बुरी तरह से प्रभावित है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमें कुछ करना पड़ेगा। तो एल्डर्स यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी होती हैं और वो साथ ही यहाँ पर कहता है कि हमारी माउंटेन के इर्द गिर्द मुझे यहाँ पर ब्लैक शैडोज दिखाई दे रहे हैं और साथ ही वहाँ पर वो म्यूरियम अलायंस लीडर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। हालांकि वो घुमा फिरा कर बातें कर रहे होते हैं और उन सभी बातों का मकसद जो होता है वो मैं यहाँ पर वही एक्सप्लेन करूंगा और इनकी बातों को
यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि वो लोग जहाँ पर डाउ की पाथ से हट गए, यानी कि जो राइटियसनेस थी उस रास्ते से हट गए। तो असल में मास्टर जो कहना चाहते हैं वो ये होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मास्टर डैम सोयोंग राइटियस अलायंस का लीडर है, उस कम्युनिटी ने जहाँ पर वुडेंग सेक्टर के एल्डर्स की बॉडी के अंदर भी अपने पैरासाइट को डाल दिया था। और ये मास्टर जो कि यहाँ पर इस वक्त म्यूरियम के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर माने जाते हैं, इनकी बॉडी के अंदर भी वो पैरासाइट है, जिसकी वजह से ये लोग भी यहाँ पर डैम सोयोंग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो पिछले इतने अरसे से डैम सोयोंग बाकी के सभी छोटे मोटे सेक्टर्स को करप्ट कर रहा था और ये मास्टर्स उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर डैम सोयोंग ने इनकी बॉडी के अंदर भी पैरासाइट डाला हुआ था, जैसे कि उसने शाओलिन टेंपल के मॉन्क्स की बॉडी के अंदर पैरासाइट डाल दिया था। तो मास्टर जो होते हैं वहां पर अपनी एल्डर्स को भी याद कर रहे होते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही निगलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर पता भी नहीं चला और कब यहाँ पर पैरासाइट उनकी बॉडी के अंदर डाल दिया गया और उनके अपने ही नीचे एल्डर्स जो थे वो करप्ट हो गए और डैम सोयोंग के साथ मिल गए। तो अब यहाँ पर हम लोग उस रास्ते से बहुत ज्यादा दूर हट चुके हैं। अगर हमें यहाँ पर वापस उस रास्ते पर चलना है तो फिर हमें राइटियसनेस का साथ देना पड़ेगा। अगर एक बार हमारी बॉडी के अंदर से पैरासाइट निकल जाता है तो ये सभी लोग जाकर डैम सोयोंग के खिलाफ फाइट करेंगे, जैसे कि जहाँ पर शाओलिन की तरफ से उन्हें मैसेज मिला है। शाओलिन टेंपल जो है फाइनली यहाँ पर अब डैम सोयोंग और राइटियस अलायंस के खिलाफ यहाँ पर खड़ा होने वाला है। तो ये सभी लोग भी यहाँ पर अब इसी बार में वेट कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं अपने एल्डर से कहते हैं कि जाओ जाकर गेस्ट को वेलकम करो। तो एल्डर कहता है कि कौन से गेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर ओमनियस और डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है। तो मास्टर गू वहां पर पर्सनली आते हैं। तो मास्टर गू पीछे शैडोज के अंदर से यानी उस धुंध के अंदर से निकल कर आते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, ये तो एक डिमोनिक मास्टर लगता है। तो मास्टर गू वहां पर आने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर सीनियर को ग्रीट करता हूँ, मैं डिमोनिक कर्ल के पीनल ला हाल से हूँ, मेरा नाम गू शाने है। तो वो उसे कहते हैं इसी वजह से मुझे लगता है कि हमारी वुडेंग माउंटेन की एनर्जी इतनी ज्यादा इनबैलेंस थी, क्योंकि यहाँ पर एक डिमोनिक मास्टर आया है। तो मास्टर गू से कहता है कि प्लीज माफ करिएगा कि हमारा डिमोनिक यंग मास्टर खुद आपसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आ सके, लेकिन उन्हें अपनी जगह के पर मुझे भेजा है ताकि मैं आप सभी की बॉडी के अंदर से उस पैरासाइट को निकाल सकूं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? प्लीज यहाँ पर मेरे साथ हैं, मैं आप सभी की बॉडी के अंदर से उस पैरासाइट को निकाल देता हूं। तो मास्टर कहते हैं कि लगता है कि अब यहाँ पर फाइनली चीजों को बदलने का वक्त आ चुका है, फाइनली यहाँ पर म्यूरियम के अंदर हालात बदलने का वक्त है। तो मास्टर गू जो होता है वहां पर उस मास्टर के बारे में बताता है कि वुडेंग सेक्टर का वो मास्टर जो कि इस वक्त इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट तलवारबाज है, अपनी तलवार की मदद से इसने अपने लिए एक टाइटल हासिल किया था और वो टाइटल स्वर्ड गार्ड का था। इसे ह्यून चुन कहते हैं, मार्शल स्वर्ड गार्ड, जो कि अभी तक यहाँ पर इसके टाइटल को कोई क्रॉस नहीं कर पाया। तो मास्टर गू कहते हैं तो सर क्या आप लोग तैयार हैं? और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारी मिस रिंच होती है, वो हमारे सोरियोंग से कहती है, यानी कि हमारे हाजिन से कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम यहाँ पर शाओलिन टेंपल के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, तुमने ये सारी की सारी स्टेज को सेटअप किया और अब यहाँ पर जब शाओलिन टेंपल डैम सोयोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो क्या तुम इनके साथ लीड में नहीं रहने वाले? तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने कब कहा था कि मैं यहाँ पर इनके साथ लीड में जाने वाला हूँ? ये डिमोनिक वॉर नहीं है, बल्कि ये राइटियस और इन राइटियस सेक्टर्स की आपस की फाइट है। यहाँ पर डिमोनिक और राइटियस सेक्टर्स की फाइट नहीं हो रही। जब मैंने यहाँ पर आकर शाओलिन टेंपल के लोगों की बॉडी के अंदर से उस कीड़े को निकाला तो मैं उनको यहाँ पर उनकी आंखें खोलना चाहता था, उनको ये दिखाना चाहता था कि डैम सोयोंग करप्ट इंसान है और उसने राइटियस अलायंस को किस तरह से इन राइटियस बना दिया है, अनऑर्थोडॉक्स बना दिया है। तो अब यहाँ पर ये फाइट जो है ये दो बड़े सेक्टर्स के बीच में होने वाली है, जहाँ पर वुडेंग सेक्टर और शाओलिन टेंपल दोनों यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने होंगे, यानी सॉरी शाओलिन टेंपल और वुडेंग सेक्टर दोनों यहाँ पर राइटियस अलायंस के खिलाफ खड़े होंगे। मैंने मास्टर गू को पर्सनली भेजा है वुडेंग सेक्टर में उन सभी की बॉडी के अंदर से पैरासाइट को निकालने के लिए, और जब उनकी बॉडी से पैरासाइट निकल जाएगा तो उन्हें भी पता है कि उनका दुश्मन कौन है और वो शाओलिन टेंपल के साथ मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। और जब यहाँ पर फाइट आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे सेक्टर्स हैं जो पहले न्यूट्रल थे, ना डैम सोयोंग के साथ थे ना यहाँ पर दोनों बड़े सेक्टर्स के साथ थे, वो लोग भी यहाँ पर वुडेंग सेक्टर और शाओलिन टेंपल का साथ देंगे, जिसकी वजह से अब यहाँ पर राइटियस अलायंस के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, डैम सोयोंग के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और डैम सोयोंग भी पूरी तैयारी करके बैठा होगा। अगर मैं इस फाइट का हिस्सा बनता हूं तो फिर ये डिमोनिक राइटियस वॉर बन जाएगी और जहां पर राइटियस सेक्टर्स जैसे कि वुडेंग और शाओलिन टेंपल को भी मेरे खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अब जबकि ये एक राइटियस और राइटियस की फाइट है तो ये लोग आपस में फाइट करेंगे और आपस में डिसाइड करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। मिस रीन उसे कहती है लेकिन तुमने यहाँ पर अपने 300 सोल्जर्स को क्यों बुलाया था? तुम्हारा राहजीन उसे कहता है कि अपने 300 सोल्जर्स को बुलाने का मकसद स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के खिलाफ उनको यूज करना था, क्योंकि मुझे पता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पर राइटियस और राइटियस सेक्टर्स आपस में फाइट कर रहे हैं तो वो एक अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन है जो कि कभी भी यहाँ पर अपने पंजे गड़ा सकती है। इसी वजह से मैंने अपने 300 सोल्जर्स को इसलिए बुलाया है ताकि वो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के ऊपर नजर रख सके और अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचते हैं तो हमारा जो डिमोनिक सेक्टर है वो उनके खिलाफ फाइट करेगा। तो मिस रीन कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर शतरंज के मोहरू की तरह सभी को इस्तेमाल किया और यहाँ पर इस फाइट को पूरी तरह से तुमने सेटल कर दिया और ये फाइट अब यहाँ पर होकर रहेगी और हम लोग इस फाइट का हिस्सा
हिस्सा भी नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि हमारा अगला मिशन जहाँ पर बदला लेना है, मुझे अपना बदला लेने के लिए जाना है। तो दूसरी तरफ सुबह के वक्त शाओलिन के मॉन्क उसे थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि अब बाकी का सब कुछ हम लोग खुद संभाल लेंगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बॉडी के अंदर से पैरासाइट को निकालने के लिए। तुम्हारा हाजिन उनसे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर म्यूरियम अलायंस को खत्म करके अपनी म्यूरियम के अंदर यहाँ पर शांति ला पाएंगे और अमन क्रिएट कर पाएंगे। और उसके बाद हमारा हाजिन जो होता है अपने साथियों को लेकर वहां पर से निकल पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 199 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन अब यहाँ पर से कहाँ जाएगा और उसका अगला टारगेट कौन है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन अपनी टीम को लेकर अब जहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन को मारने के लिए निकल पड़ता है और हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर मेरा बदला लेने का वक्त आ चुका है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जब रास्ते में जा रहा होता है तो वो सभी लोग वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। डोंगपिल को भी दिया जाता है लेकिन डोंगपिल ना कर देता है। फिर साथ ही उनका सफर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो रास्ते में रात पड़ जाती है और वो लोग रात के वक्त वहाँ पर कैंप लगाते हैं। सभी लोग वहाँ पर साइड के पर आग के पास बैठे होते हैं लेकिन वहाँ डोंगपिल जो होता है उनके पास नहीं बैठता। तो रिन कहती है कि डोंगपिल को क्या हो गया है, जब से हम लोग वहाँ शाओलिन टेम्पल से निकले तब से ये कुछ ज्यादा ही बदल गया और शांत रहता है। अगर देखा जाए तो इसकी डिमोनिक की पहले से ज्यादा स्मूथ हो गई और साथ ही अपनी डिमोनिक की को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि इसे शाओलिन टेम्पल से काफी कुछ सीखने को मिला है। वहां पर ग्रेट मॉन्क ने इससे बात की थी। ग्रेट मॉन्क को पता चला कि इसने एक स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया हुआ है जिसे वाजराज याक्षा टेक्निक कहा जाता है। वाजराज याक्षा डिमोनिक कार्ड, हालांकि वो एक डिमोनिक कार्ड है लेकिन असल में उसके बेसिक्स जो है वो शाओलिन टेम्पल से निकले हैं। मुझे नहीं पता कि ये टेक्निक एक दूसरे के साथ रिलेटेड कैसे और शाओलिन टेम्पल का उसके साथ क्या लेना देना है, लेकिन अब जबकि जहां पर इस टेक्निक के अंदर डिमोनिक एनर्जी है तो उसका मतलब यह है कि ये डिमोनिक सेक्टर से ही रिलेट करती है। और ग्रेट मॉन्क ने यहाँ पर इसके अंदर इंटरेस्ट लिया और इसे यहाँ पर काफी कुछ बताया। दोनों के बीच में काफी लंबी बातचीत चली थी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि डोंगपिल को काफी नया एक्सपीरियंस मिला है और उसे यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को शांत करने का कोई नया तरीका पता चला है। क्योंकि ग्रेट मॉन्क ने यहाँ पर इसे जो भी बातें बताई हैं वो इसके लिए काफी ज्यादा काम की थी। तो मिस रीन उसे कहते हैं कि देखो तो जरा सभी लोग यहाँ पर एडवांस कर रहे हैं, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, जबकि मैं अभी भी यहाँ पर स्टेप पार्ट्स के ऊपर ही अटकी हुई हूँ। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारी स्टेप पार्ट्स वो तो कभी आगे नहीं बढ़ने वाली। तो मिस रीन कहते हैं कि ऐसा तो मत कहो, मेरी भी फीलिंग्स है, मैं भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। फिर साथ ही उसे कहती है कि अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी से सवाल भी नहीं ना पूछ सकती क्योंकि ये मेरी फैमिली की स्पेशल आर्ट्स है। मैं यहाँ पर किसी से इस बारे में नहीं पूछ सकती। अब मेरे पास कोई है भी नहीं जिससे मैं यहाँ पर इस बारे में पूछ सकूं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम मुझसे पूछ सकती हो, यहाँ पर सवाल पूछने में क्या ही बुरा है, तुम यहाँ पर पूछ सकती हो और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। तो मिस रीन उसे कहती है लेकिन ये मेरी फैमिली की स्पेशल आर्ट्स है और मैं अपनी फैमिली की स्पेशल आर्ट्स को दूसरों के साथ डिस्कस नहीं कर सकती, यानी बाहर वाले लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकती। तो हाजिन कहता है कि अच्छा तो ये बात है। फिर साथ ही उसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम इसके अलावा जो पूछना चाहो वो पूछ लिया करो। तो उसे कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर रात को यहाँ पर ध्यान से सोना क्योंकि जब तुम सो रहे होगे तभी मैं तुम्हें जगाकर सवाल पूछूंगी। जब किसी के साथ ही हमारी जो अंगवा आती है वो उन लोगों से कहती है कि हाल मास्टर गू कहाँ पर है, वो यहाँ पर हमारे साथ क्यों नहीं है। तो हाजिन उसे कहता है कि वो तो वुडेंग सेक्टर में गए हैं और बहुत ही जल्दी हमसे वापिस आकर मिलेंगे, क्या तुम्हें उनसे कुछ कहना है। तुम्हारी अंगवा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है नहीं मैं तो बस यहाँ पर उनके बारे में पूछ रही थी क्योंकि वो मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं इसी वजह से। तो हाजिन इस बात से पहुंचता हैरान होता है और कहता है क्या वो बंदा जो कि बहुत ज्यादा अनकेयरिंग और किसी की कोई परवाह नहीं है वो यहाँ पर तुम्हें मार्शल आर्ट सिखा रहा है। तो अंगवा बेचारी और भी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि वो तो बस मुझे यहाँ पर कुछ सिखा रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर कुछ गलत मत समझना, मैं यहाँ पर आपसे भी सीख रही हूँ और उसने मुझे बस एक दो चीजें सिखाई थी, ऐसा नहीं है कि मैं आपके अलावा उससे सीख रही हूँ और आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं कोई तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ और अगर कोई और तुम्हें सिखा रहा है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्टर गू अगर यहाँ पर तुम्हें सिखा रहा है तो ये तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वो बंदा यहाँ पर जो किसी की परवाह नहीं करता वो भी यहाँ पर तुम्हारी परवाह करते हुए तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखा रहा है ताकि तुम स्ट्रांग बन सको। हम सभी को यहाँ पर अपनी पर्सनल रिलेशंस को साइड के ऊपर रखते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बना सके और एक दूसरे के लिए अपने आप को बेहतर बना सके। कल को हम सभी लोग एक दूसरे के काम आएंगे जब फाइट होगी। तो इसी के साथ ही जब सुबह होती है तो हमारा हाजिन जो होता है वो डोंगपिल से कहता है कि पैंग रियोंग को मेरे पास लेकर आओ जो कि सीक्रेट डीमन क्वीन की डिसाइपल है ताकि वो उसके पास सीक्रेट डीमन क्वीन के बेस के बारे में जान सके। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में सीक्रेट डीमन क्वीन के बेस का दिखाया जाता है जहां पर दो नौकरानियां जो होती हैं वो टब के अंदर पानी डाल रही होती हैं, उस टब के अंदर फूल डाल रही होती हैं और साथ ही वहां पर फायर मिल्क लिक्विड डाल रही होती हैं। तो मास्टर उनसे कहते हैं कि क्या तुमने इसके अंदर फायर मिल्क लिक्विड डाला है। तो वो कहती है जी मास्टर हमने यहाँ पर बहुत सारा फायर मिल्क लिक्विड डाल दिया है। तो वो उनसे कहते हैं कि बताओ कि यहाँ पर और कितने पोर्शंस रह गए हैं। तो एक नौकरानी उसे कहती है कि मैडम 47 पोर्शंस रह गए हैं और यहाँ पर टोटल 141 चेस्ट जो है वो पीछे पूरे भरे पड़े
हुए हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर और कुछ दिनों के लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो दूसरी उसे कहती है कि 3 दिन के लिए हम लोग यहाँ पर इसे आपके लिए यूज कर सकते हैं और आप 3 दिन के लिए अपनी बॉडी को इसके अंदर सोक कर सकती हैं। तो सीक्रेट डीमन क्वीन उनसे कहते हैं कि मेरी मार्शल आर्ट्स जो है वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्दी मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। कल मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करूंगी और परसों यहाँ पर अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करूंगी। मुझे काफी ज्यादा समय लगा, यानी कि इतने साल लग गए मुझे ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने में, और फाइनली मैं यहाँ पर उस लेवल पर पहुंच चुकी हूँ जहाँ पर मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। और जब मैं यहाँ पर इस लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लूंगी तो उसके बाद मेरे लिए सब कुछ अचीव करना आसान हो जाएगा। और ये तुम दोनों की वजह से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि तुम दोनों ने यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा केयर की है। तो वो दोनों उसे कहते हैं कि मास्टर प्लीज ऐसा तो मत कहें, हम तो बस यहाँ पर सर्वेंट्स हैं जो आपकी ख्वाहिशों का ख्याल रखते हैं, आप जो भी कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ, मुझे यहाँ पर ये बातें भी बहुत ज्यादा पसंद है जो तुम इतने प्यार से मेरे साथ करती हो। साथ ही वो कहती है कि मैंने सुना है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड इस वक्त शैनडोंग में पेंग फैमिली के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। अब जबकि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड वहां पर फाइट कर रहे हैं तो उसका मतलब जो है वो कमजोर है, और साथ ही वहां पर वो सोच रही होती है कि एक बार मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लूं, फिर अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज कर लूं, उसके बाद उस कमीने बुड्ढे मास्टर को मैं मार डालूंगी। अब यहाँ पर पता नहीं ये स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड के बारे में बात कर रही है या फिर डैम सोयोंग के बारे में बात कर रही है, क्योंकि ये कमीनी है तो यहाँ पर दोनों के खिलाफ भी बात कर सकती है। कि वो सोच रही होती है कि यहाँ पर कैसे मैं स्ट्रॉन्ग बनकर उसकी बॉडी को चीर कर उसका दिल निकाल कर खाऊंगी, क्योंकि ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही वो उनसे कहती है कि फायर मिल्क लिक्विड और कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए कम से कम यहाँ पर 2 हफ्तों के लिए फायर मिल्क लिक्विड के अंदर बैठना पड़ेगा। तो इसी के साथ एक नौकरानी उसे कहती है कि मैडम स्नो मिल्क लिक्विड तो हमारे पास बहुत है, लेकिन फायर मिल्क जो है वो हमारे पास कम रह गया है, सिर्फ 10 दिन का रह गया है। तो ये बात सुनते ही वो उसे कहती है कि सिर्फ 10 दिन का रह गया है, क्या तुम्हें यहाँ पर सही से सुना नहीं? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मुझे 2 हफ्तों के लिए चाहिए, यानी कि तकरीबन 14 दिन के लिए मुझे यहाँ पर फायर मिल्क लिक्विड चाहिए होगा। तो वो कहती है मास्टर प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपने लोगों को काम पर लगाया हुआ है, तो लोग मजीद और 10 दिन का फायर मिल्क लिक्विड ले आएंगे और उसके बाद आपके पास यहाँ पर टोटल 20 दिन का लिक्विड हो जाएगा। लेकिन सीक्रेट डीमन क्वीन जो होती है इसी के साथ ही वहां पर नौकरानी को गले से पकड़ लेती है। वो अपनी स्पेशल कोई पावर्स को यूज कर रही होती है, पता नहीं कौन सी पावर्स हैं, इनविजिबल पावर्स के साथ वो उसे गले से पकड़ लेती है और उसका गला दबाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे लिए सही से काम करोगी तो मैं खुश होंगी और तुम्हारी तारीफ करूंगी, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर कोई गलती करोगी तो फिर उस गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। अब यहाँ पर तुम्हें समझ आ रही है कि मेरी दुनिया में गलती का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे 14 दिन का फायर लिक्विड मिल्क चाहिए और तुमने यहाँ पर एक गलती कर दी, तुमने यहाँ पर सिर्फ 10 दिन का रखा हुआ है जबकि मुझे 14 दिन का चाहिए। तो वो नौकरानी बेचारी वहां पर चिल्ला रही होती है और कहते हैं कि मास्टर मास्टर प्लीज यहाँ पर मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ पर सही कर दूंगी। लेकिन मास्टर जो होती है वहां पर उसका गला इस हद तक दबाती है कि वहां पर उस बेचारे के गला फट जाता है और इसी के साथ ही वहां पर एक धमाका होता है और उस लड़की का ब्लड ग्राउंड के ऊपर बिखर जाता है। जबकि दूसरी नौकरानी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये क्या मास्टर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। जबकि सीक्रेट डीमन क्वीन वहां पर उस लड़की को मारकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि काफी अरसे के बाद यहाँ पर प्योर ब्लड की स्मेल को सूंघ रही हूँ। तो यही कमीनी सीक्रेट डीमन क्वीन जो है ये हमारे हाजिन का अगला टारगेट होने वाली है। हाजिन इसको आकर मारने वाला है। क्या इसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट होने से पहले वो इसे मार पाएगा या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।